एक विद्यार्थी जो सिविल सेवाओं में अपना करियर बनाना चाहता है उसे अपनी पढ़ाई के किस स्तर से इस एग्जाम की तैयारी किस प्रकार शुरू करनी चाहिए। ये जो परीक्षा है, चाहे यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस, वो आपकी पढ़ाई से ज्यादा आपका अनुभव मांगती है, आपका एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस होता है डेवलप जब आप 12th के बाद में 3 साल ग्रेजुएशन में हो, आप कॉलेज जाते हो। कि जब हम इस दिशा में आगे बढ़ने लग जाते हैं तो हमें कितने घंटों की पढ़ाई इसके लिए करनी चाहिए। अब इसमें भी मेरा इसमें सर कंसर्न ये है कि अगर आपने ये चीज सोचना शुरू कर दी और आप इसका टारगेट बना के चल रहे हो ना कि मुझे कितने घंटे पढ़ने, तो आप ना पढ़े तो ज्यादा बेहतर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। मित्रों, ब्लूम एकेडमी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2023 में 23rd रैंक हासिल करने वाले मिस्टर विकास खरवास। आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के इस विकासात्मक सिद्धांत में हमारा प्रयास ये है कि हम नई पीढ़ी को सकारात्मक मार्गदर्शन दें। उसी श्रृंखला में प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये हमारा स्पेशल पॉडकास्ट है। इसमें हम उनके जीवन से जुड़े सारे सवालों को लेने का प्रयास करेंगे। इस पॉडकास्ट से पहले हमने एक सर्वे किया था। उस सर्वे के आधार पर बहुत सारे सवाल हमें मिले और उन सवालों को लेकर, नए नए क्वेश्चंस को लेकर आज हमारा पॉडकास्ट आपके सामने तैयार है। हम शुरू करते हैं। विकास, आपका हार्दिक स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा। आपने राजस्थान की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा में बहुत अच्छी रैंक हासिल की है और निश्चित तौर पर जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो न केवल अपने परिवार, न केवल अपने समाज, बल्कि कहीं ना कहीं बड़े क्षेत्र में वह कई लोगों का प्रेरणा स्रोत भी बनता है। तो आपको इसके लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई कीर्तिमान स्थापित करता है तो वह सिर्फ खुद के लिए ही एक माइलस्टोन नहीं होता है, बल्कि एक व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र में कहीं ना कहीं वह बड़े बदलाव का कारक बन सकता है। मैं विकास जी को इस शानदार सफलता के लिए बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो ये वार्ता है वो आपके लिए भी काफी कारगर सिद्ध होगी। तो हम शुरू करते हैं। पुनः बधाई के साथ में आपको हम इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। धन्यवाद सर। विकास जी, मेरा पहला सवाल ये है कि ज्यादातर जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में सवाल ये होता है कि हम प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी पढ़ाई के किस स्तर के साथ में करें। पहले जब हम देखते थे तो ग्रेजुएशन के साथ में या बाद में विद्यार्थी तैयारी करते थे। आजकल जो नया ट्रेंड है उसमें विद्यार्थी 9th क्लास से ही इस दिशा में आगे बढ़ने लग जाता है। तो आपने चूंकि बहुत अच्छी रैंक इस परीक्षा में हासिल की है, तो मैं आपके विचार जानना चाहूंगा कि एक विद्यार्थी जो सिविल सेवाओं में अपना करियर बनाना चाहता है उसे अपनी पढ़ाई के किस स्तर से इस एग्जाम की तैयारी किस प्रकार शुरू करनी चाहिए। जी बिल्कुल। इसका अगर मैं सीधा सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं 2 मिनट का एक छोटा सा रिकैप लेना चाहूँगा। इसमें अगर मैं बात करूं तो मैं खुद जो है 2020 में मैंने अपनी तैयारी शुरू की है, जब मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी। तो ग्रेजुएशन के बाद में मैंने की है। हालांकि उसके बाद में आज हम 25 में बैठे हैं, 2025 के अंत में, जहाँ जाकर हमें सफलता मिली है। निसंदेह 2023 की वैकेंसी है, जितना जल्दी वो कंप्लीट होती, मैं आज से शायद 1.5 साल पहले भी रैंक प्राप्त कर चुका था। मतलब ग्रेजुएशन के बाद में भी कुछ ज्यादा लंबा समय नहीं लगा। तो मैं जब भी मुझसे कोई इसका क्वेश्चन का जवाब मुझसे पूछता है तो मेरा सीधा उसको जवाब ये होता है कि ये जो परीक्षा है, चाहे यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस, वो आपकी पढ़ाई से ज्यादा आपका अनुभव मांगती है, आपका एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस होता है डेवलप जब आप 12th के बाद में 3 साल ग्रेजुएशन में हो, आप कॉलेज जाते हो। कॉलेज के साथ आप एक्स्ट्रा करिकुलम, वो एनसीसी हो सकता है, स्काउट हो सकता है, एनएसएस हो सकता है, किसी पर्टिकुलर आप किसी भी जो है छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन या बड़े ऑर्गेनाइजेशन का जब हिस्सा बनते हैं, उसमें आपकी पूरा जिसे 360 डिग्री वाला मल्टी डायमेंशनल आपकी अप्रोचेस डेवलप होती है। तब आप उस 3 साल के जो पीरियड है उसमें आप समझने लगते हो कि मैं किसके लिए बना हूँ। जो अपने आप को, जैसे हम प्लेटो के शब्दों में कहें तो 4 प्रकार के हमारे अंदर सद्गुण होते हैं, द गुड वर्च्यूज, न्याय, विवेक, साहस और संयम। तो जब न्याय की बात करेंगे तो उन 3 साल में वो समझने लगता है कि मैं क्या समाज में जा सकता हूँ, मैं क्या पर्टिकुलर पॉलिटिशियन या कोई समाज सेवी या फिर कोई भी सोशल एक्टिविस्ट बन सकता हूँ। तो वो 3 साल में उसको पता चल जाता है। इसमें विवेक हावी है और निसंदेह जो स्टेट पीसीएस या फिर किसी भी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं वो विवेक सद्गुण से प्रभावी हैं। मतलब वो सोच सकते हैं, उनमें सेंसेस होती हैं और वो चीज़ों को उस हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो 3 साल है ना ग्रेजुएशन की, वो आपको, मेरे एक शब्द में ये है कि आपको वो ग्रेजुएशन को ही देने चाहिए।
उस समय आंख बंद करके आपको नहीं सोचना चाहिए। हाँ, अब जैसे जैसे हम बात करें तो गला कोट प्रतिस्पर्धा है और सब ये समझते हैं कि अगर मैं 1 साल पीछे हूँ मतलब मेरे से 1 साल कोई आगे जा रहा है। लेकिन उस समय आप 3 ईयर का प्लान आजकल जो चल रहा है जिसमें 12th बाद में करवाते हैं, मेरा उसको पूरा समर्थन नहीं है, लेकिन मैं पूरी तरह उसको दरकिनार भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं उसमें ये जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप 3 ईयर प्लान में भी हैं तो आपको अपनी ग्रेजुएशन स्किप नहीं करनी है। वो 3 साल आपके जीवन के इतने बेहतरीन पल होते हैं जो आपको उन 3 साल में बता देंगे कि आप अगले 70 साल जब तक आप जिएंगे आप किस मोड़ पर जाएंगे। तो ये इसमें सर मेरी राय है। दोस्तों, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। अगर आपने इनकी बातों का सार समझा है तो मैं भी एक एजुकेटर हूँ और आजकल मैं एक अंधी दौड़ देखता हूँ। बच्चा कॉलेज में एडमिशन ले लेता है लेकिन कॉलेज में जाता नहीं। करियर निर्माण की दौड़ इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी है कि व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण 3 साल स्किप कर देता है। जैसा कि विकास जी ने बताया कि इन 3 सालों में आपको अपनी सह शैक्षणिक गतिविधियों पर फोकस करना चाहिए और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी है। अगर आपने अपने व्यक्तित्व को बना लिया तो आप सर्विस में सिलेक्ट होने के बाद भी जो चुनौतियां आपके जीवन में आती है, आजकल हम देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी बहुत तनाव में काम करते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन को झेलते हैं, बहुत नकारात्मक खबरें भी हम सुनते हैं, बहुत से लोगों ने अपने जीवन को भी इस सर्विस के दौरान खत्म कर लिया है। तो इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ हूँ। 3 साल में आपने अपने मतलब ग्रेजुएशन के 3 साल में आपने अपने व्यक्तित्व को अच्छा बना लिया। तो जैसा कि हमारे सामने बहुत बेहतरीन उदाहरण है, इन्होंने कहा कि ईमानदारी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन के जीवन को जिया, बहुत सी स्किल सीखी और आज इतनी अच्छी रैंक हासिल की। तो ये लीग सेट करके एग्जाम्पल है, क्योंकि आज के दौर में बहुत से युवा कॉलेज जाना ही नहीं चाहते हैं। हम इस पॉडकास्ट में जो बात करेंगे वो बिल्कुल धरातलीय बात होगी ताकि हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। तो इन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही है, इस पर आपको चिंतन मनन करना चाहिए और इनके द्वारा कही गई बात स्वतः प्रमाणित है। ग्रेजुएशन आपने ढंग से कर ली तो आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा बन जाएगा कि इस तरह के एग्जाम्स में आप आसानी से पास हो सकते हैं। हमने जब ये पॉडकास्ट का प्लान किया तो बहुत सारे युवा सिविल सेवाओं की तैयारी वाले इनसे जुड़े हुए, हमने उनके ग्रुप्स में डाला कि आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उन्हीं में से कुछ सवाल मैंने छांटे हैं। एक अभ्यर्थी का क्वेश्चन है, बहुत से अभ्यर्थियों का ये क्वेश्चन है कि जब हम इस दिशा में आगे बढ़ने लग जाते हैं तो हमें कितने घंटों की पढ़ाई इसके लिए करनी चाहिए। अब इसमें भी मेरा जो जनरली जितने भी आप मेरे आंसर सुनोगे ना, आपको लगेगा कि या तो ये अनएक्सपेक्टेड है या फिर ये मतलब अनऑथोराइज्ड है। मतलब क्योंकि प्रथम दृष्टया हम जिस चीज को देख रहे हैं उसमें हमें यही लगता है कि हम जो सोच रहे हैं शायद वैसा ही होगा। जब उत्तर आपको ऐसा मिले कि यार ऐसा भी कोई आंसर हो सकता है तो फिर वो या तो अनऑथोराइज्ड होता है या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड। तो मेरा इसमें सर कंसर्न ये है कि अगर आपने ये चीज सोचना शुरू कर दी और आप इसका टारगेट बना के चल रहे हो ना कि मुझे कितने घंटे पढ़ने हैं, तो आप ना पढ़े तो ज्यादा बेहतर है। ये इसी तरह है कि आप जो खाना पेट में डाल रहे हो, आप क्या उसको वेट तोल के डाल रहे हो कि भाई इतना वजन मेरे को अंदर डालना है, या घंटे देख रहे हो कि मुझे इतने टाइम के लिए खाना डालना है अपने अंदर। उसी तरह पढ़ाई, खाना आप अपनी पसंद से खा रहे हैं, आपको अपने आप पता चलने लगता है भाई अब ओवर हो रहा है, तब आप रुकते हैं। बस जब तक आपको अच्छा लगे आप खाते रहते हैं, कुछ भी हो जाए। उसी तरह पढ़ाई, आपको जितना अच्छा लगता हो। आप इसी में एक उदाहरण में जोड़ता हूँ, जैसे अभी श्रीवास्तव सर हैं जो आईपीएस थे और अभी फर्स्ट रैंक उन्हें मिली शायद पिछले से पिछले यूपीएससी में जो थे, उनका एक वीडियो हमने देखा, वो आईपीएस की ट्रेनिंग के टाइम उनका रिजल्ट आया जिसमें वो उनको पता चला, सेलिब्रेशन हुआ। मतलब वो तो आईपीएस होने के बाद आईएएस बन रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस उनमें कहाँ से है कि भाई वो पहले आईपीएस है, ट्रेनिंग में है, ऊपर से वो आईएएस भी बन रहे हैं। उसका रीजन ये कि उन्हें पता है कि उनके दिमाग की कितनी कैपेसिटी है, उन्हें कितने समय के लिए पढ़ना है, तो वो उसके बाद में उतने ही टाइम जितना जरूरत होती है उतने टाइम में वो कर लेते हैं। तो इसी तरह पढ़ाई की कोई समय सीमा नहीं होती। अगर आपके पास अदर कोई जिम्मेदारी नहीं है, जहाँ आप आराम से खाना आपको मिल रहा है, आपको कोई अलग समस्या नहीं है, 24 घंटा जिस तरह सबके पास अगर आपके पास भी है, तो निसंदेह आपको जितना अच्छा लगे आप पढ़िए। मैं अपना बताऊं तो मुझे सच में सारे दिन ही पढ़ने का ही काम था, तो मैंने आराम से 12-13 घंटे निकाले और उसके अलावा मैंने सारी जितने मुझे अच्छे शौक थे मैंने सारे वो अपने किए। मैं बेसिकली माउंटेनर हूँ, मुझे ट्रैकिंग पसंद है, मैं स्विमिंग भी करता हूँ। मैं जयपुर में मैंने ट्रैकिंग किया। मतलब मेरी पूरी जो इंस्टाग्राम आईडी, जब आप जाओगे @विकास पे, तो आपको मेरी आईडी पे सिंगल एक वीडियो, अभी 1 या 2 वीडियो एजुकेशन पे मिलेगी, जो बाकी मेरा खुद का पर्सनल है वो, जिसमें आप खुद पाओगे कि ये इस इंसान को टाइम कहाँ मिला, कहाँ से इसने तैयारी कर ली। तो इसलिए इसका सर का जवाब यही है कि जब तक आपको अच्छा लगे, चाहे 2 घंटे अच्छा लगे, तीसरे में नहीं हो रहा मत करो, अगले टाइम बस उसको 10 घंटे जोड़ के उसको 12 घंटे करो। दोस्तों, मैं बहुत से
साथियों के साथ पॉडकास्ट शूट करता हूँ, बहुत से प्रशासनिक अधिकारी से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं जो मैच्योरिटी इनमें अभी देख रहा हूँ सर्विस में जाने से पहले, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे समाज को बहुत बेहतरीन एक प्रशासनिक अधिकारी मिलने वाला है। और जिस तरह से इन्होंने जवाब दिया है कि आप जब खाना खाते हैं तो वजन करके नहीं खाते हैं, मुझे 800 ग्राम खाना खाना है, 1000 ग्राम खाना है, तो बहुत अच्छी बात है। और साइकोलॉजी भी मानती है कि जब तक आपको आनंद आए आपको पढ़ना चाहिए। और इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि माउंटेन से इनका जुड़ाव है और अपने सारे शौक इन्होंने पूरे किए। कहीं ना कहीं ये बात भी आपके मैसेज देती है कि युवा अक्सर ये समझते हैं कि पढ़ाई सब कुछ है, पढ़ाई के अलावा कुछ करना ही नहीं है, जबकि आपका जो ये उम्र का दौर है, जिसे आप जवानी की शुरुआत टीनेज के बाद से कह सकते हैं, इसमें आपको अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। क्योंकि बहुत से प्रशासनिक अधिकारी सेवा के दौरान अपने सारे शौक को जिंदा रखते हैं। इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूंगा पॉइंट कि आजकल तो ऐसा हो रहा है कि वैकेंसियां तो आ रही है, आरईएस भी कंटिन्यू लगभग आने लग रहा है, और निसंदेह सरकार और जो हमारा प्रशासन है वो उसकी संवेदनशीलता ही है कि वो समझ रहे हैं कि अभी इसकी जरूरत है तो वो निकाल रहे हैं। तो वैकेंसी तो कंटिन्यू आ रही है, लेकिन जो आपकी उम्र जा रही है वो नहीं आएगी। तो जीवन में 2-3 साल बाद में हो सकता है मैं भी इसमें लग गया, हो सकता है 25 में जो मेरा इंटरव्यू बोला शायद उसमें भी नहीं लगता, 2030 तक नहीं लगता। लेकिन उस समय बाद में जब मैं पीछे मुड़ के देखता तो मुझे लगता कि यार मेरी इस उम्र को मैंने इसी तरह खत्म कर दिया। तो जीवन में आप अपने जितनी पसंद की चीजें, जो आपको अच्छा लगे सब करो, क्योंकि 5 साल बाद में जब आप पीछे मुड़ के देखो तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने ये सब क्यों किया, आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। तो भविष्य के को ज्यादा सोचने के चक्कर में, क्योंकि हमारी समस्या यही है ना मानव जीवन की, हम जहाँ हैं उसको हमें उसकी ज्यादा फिक्र नहीं है, हमारे साथ क्या होगा और क्या हो चुका उस पे ही हमारा टारगेट रहता है। आप 2 चीजों पे टारगेट करने की बजाय एक पे ही रखो ना, ताकि आपका 100% पोटेंशियल उसी पे जाए। तो ये मेरी एक और एडवाइस है जो आपको समझनी चाहिए। कुल मिलाकर के वर्तमान में जीना बहुत जरूरी है। अपने सारे शौक को पूरा कीजिए, पढ़िए, मस्त रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। कुल मिलाकर के बहुत अच्छी आपने बात कही है, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आरएस एग्जाम पर ही फोकस करता हूँ। पिछले 2 वैकेंसीज का अपन पूरा सार निकाल के देखते हैं तो मैंने देखा है कि जिन स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया या जिन्होंने मेंस लिखा है वो प्रीलिम्स पास नहीं कर पाए। और अभी तक ये धारणा थी कि आरएस की जब आप तैयारी करते हैं तो प्री मेन और इंटरव्यू की तैयारी समेकित रूप से होती है। लेकिन सवाल खड़ा हो जाता है जब कोई व्यक्ति इंटरव्यू फेस कर चुका है पिछले एग्जाम में, इस बार वो प्रीलिम्स में चूक जाता है, तो क्या आपको लगता है कि प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी अब अलग अलग करने का समय आ गया, या जो समेकित अप्रोच है वही सही रहेगी? इसमें एक शब्द मैं ऐड करना चाहूंगा जिसे मैं कहता हूँ हाइब्रिड। आप ठेठ बढ़िया देसी आदमी, जुगाड़ इज इक्वल टू हम। तो वहां पर मैं जनरली हाइब्रिड शब्द रखता हूँ, उसका मतलब है 2 चीजों को साथ रखना। मैं जहाँ रहता हूँ वो मेरा गाँव भी और मेरा शहर भी, मतलब वो भी हाइब्रिड है मेरे लिए, इकोटोन हो गया। तो इसी तरह ही जो अप्रोच है ना कि तीनों को साथ रखें, अलग दोनों को ही साथ रख लो, एक डायमेंशन ये रख लो कि मुझे तीनों के अलग अलग, क्योंकि प्री का अपना मैटर है, मेंस का अपना, इंटरव्यू का, तीनों को एक साथ उस तरह तैयार करो और दूसरे एंगल में तीनों को साथ भी तैयार करो। प्री का फैक्ट आपको इंटरव्यू में आप जब मुझसे पूछ लें कि आप विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करेंगे, तो मैं सीधा ऐड करूँ। जैसे रिसेंटली एनसीआरबी की डेटाज बताती है कि उनके खिलाफ जो भी जिसे हम कहते हैं कि उनका मतलब वायलेशन जो हो रहा है उनके राइट्स का, वो बहुत बढ़ रहा है। तो सर मैं इसको कम करने के लिए राइट्स पे फोकस करूंगा। तो मेरा प्री का फैक्ट मुझे कहाँ काम आ गया, इंटरव्यू में। तो इस तरह दोनों को अप्रोच हम साथ रखते हैं तो हमारा इंटरव्यू तक की जर्नी बढ़ जाती है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन कि इंटरव्यू फेस करने वाले लोग भी प्री तक भी चूक रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने जो इंटरव्यू फेस किए है ना वो उन वैकेंसीज में किए हैं जहाँ पर आपको सीधा फैक्ट पढ़ना था और आपका काम हो रहा था। अब मैंने 21 तक का इंटरव्यू दिया, 1010 उसमें मेरी रैंक थी। अच्छा, उसके बाद में मैं 23 का दे रहा हूँ, अभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। उसमें चुनिंदा लोगों का बार बार सिलेक्शन होने का एकमात्र रीजन ये है कि उन्होंने 21 भी देखा है, यहाँ पर सब कुछ चीजें धरातल पर थी, उन्होंने 23 भी देखा और उन्होंने अच्छी रैंक भी ली जिसमें बहुत चीजें बदल गई। तो हम सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम अपने आप को तैयार ही नहीं कर पा रहे। हमें लगता है कि बस ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो आएगा। तो इस वजह से हमने चीजों को इतना ज्यादा संकीर्ण बनाने की प्रयास कर लिया जिसकी वजह से हम फैक्ट पे नहीं जा पा रहे और हमारा प्री भी नहीं निकल पा रहा। प्री का तो सीधा सा यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही शानदार, बहुत ही गहरे तल से पढ़ना होगा। विकास जी, हमने प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस किया है और एक क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर भी डालना चाह रहा हूँ। स्क्रीन पर दर्शकों के सामने क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ इसको। क्वेश्चन ये है, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, ये पिछली प्रीलिम्स का सवाल है 2024 वाली का, जो भी फरवरी में एग्जाम हुआ है 2024 में। उसमें यह है कि
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन से कथन गलत है? अब आप देख पा रहे हैं इसके अंदर चारों जो ऑप्शन है बहुत बड़े बड़े हैं। अभ्यर्थी के सामने जब एक क्वेश्चन आएगा तो उसको चारों पे फोकस करना पड़ेगा। ये सवाल टाइम टेकिंग है और कहीं ना कहीं यूपीएससी के तर्ज वाला है। तो जब कोई नया अभ्यर्थी या पुराना अभ्यर्थी भी इस सवाल को देखता है तो इस तरह के सवालों के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? ऐसे सवालों के लिए सबसे पहली अप्रोच है कि आपको रेडी रहना होगा। मैं कहूंगा तो आपको फिर वही लगेगा कि अनरिकॉग्नाइज्ड या अनऑथराइज्ड बात है, मतलब बहुत हैवी बात कह रही है। लेकिन सच में मेरे भैया भी यहाँ बैठे हैं तो मैं उनको भी ये भी उस चीज के साक्षी है। मैंने उनको ये कहा था कि सोचो ऐसा प्रश्न आए जो एक एक पेज का हो। सुबह ही मैंने सोचा था एग्जाम के दिन कि यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक क्वेश्चन ऐसा आए और हमारा क्वेश्चन पेपर इतना मोटा है। मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। ऐसा सवाल आए जो एक पेज का हो, मतलब पूरा क्वेश्चन एक पेज पे प्रिंट हो, कितना लेंदी होगा? वही आपने सोचा है कि ऐसा हो सकता? बिल्कुल, मैंने सोचा कि ऐसा हो जाए तो, और मुझे क्वेश्चन में मिला कि ऐसा हुआ। वो मैं इसलिए सोच पाया कि मुझे पता था कि जो हो रहा है वो नहीं होगा, चीजें बदलेंगी। तो ये हुआ पहला। इसके लिए तैयार होने की बात इस तरह है कि जब आप ये सब सोचने लगोगे ना 6 महीने पहले से, प्री की एग्जाम के 6 महीने पहले से, तब उन 6 महीनों में आपका दिमाग आपको इतना तैयार कर देगा कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, चाहे 1 पेज का नहीं 10 पेज का भी क्वेश्चन आएगा ना, दिमाग अपने आप को रेडी कर लेगा। इसमें सबसे मेजर चीज है कि आपको अपने दिमाग को इतना ज्यादा मॉनिटर, इतना ज्यादा फ्रेश, या फिर जिसे हम कहते हैं कि बहुत स्पीड से उसको यूटिलाइज करना होगा कि वो अपने आप अपने ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने लायक आपको बना देगा। जी, कुल मिलाकर बात ये कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि तैयारी करने के बाद जब आप फेस नहीं कर पा रहे तो ये दूसरे अभ्यर्थी के सामने भी एक चुनौती है। हाँ, कहीं ना कहीं ये कॉमन चीजें हैं, लेकिन आपको इनसे पार पाकर ही जीत हासिल करनी है। ये कुल मिलाकर की बात है। ठीक है, अब मैं दूसरा सवाल स्क्रीन पर डालना चाहूंगा। इसमें देखिए क्वेश्चन है, विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 के विजेता दिवित रेड्डी अडुला किस खेल से संबंधित है? अभी तक हमने जो देखा है, जो महत्वपूर्ण खेल हमारे इस देश और दुनिया में खेले जाते हैं, मसलन क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, इन तक ही सवाल आते हैं और अभ्यर्थी इनको पढ़ करके बहुत आसानी से देख लेता है। इवन पिछले जो एग्जाम्स हुए उसमें ओलंपिक के क्वेश्चन भी नहीं पूछे, हमारी टीम की परफॉर्मेंस के बारे में सवाल नहीं पूछे। तो इन सब सवालों को लेकर संवैधानिक आयोग क्या चाहता है? सर, जैसे इसमें बात निकल के जो आती है वो जब हम कंपटीशन की बात करते हैं कि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, और उसकी वजह से जैसे आपने पहले ऐड किया कि 9th क्लास से ही बच्चे आजकल तैयारियां कर रहे हैं, तो वो कंपटीशन सिर्फ बच्चों में ही नहीं है, वो कंपटीशन आयोग में भी है। आयोग भी समय के साथ अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, और उस प्रयास में जब हम बात करते हैं कि एक 2023 की कट ऑफ 101 जारी है, उसका क्या मतलब? मतलब एक संवैधानिक आयोग के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठने लगता है कि आप ऐसा क्या पेपर बना रहे हैं कि आपकी कट ऑफ 50% तक जा रही है। तो उस चीज को जो है लिमिट करने के लिए। दूसरी बात है, ऐसे बच्चे जो वाकई में सीरियस तैयारियां कर रहे हैं और जो काफी टाइम से जुड़े हैं, उनको इन चीजों का प्रॉफिट देने के लिए उन्होंने ये किया। जो नॉर्मल बच्चा है 6 महीने से तैयारी कर रहा है, वो मैक्स 5 स्पोर्ट्स पे ध्यान देगा। बॉक्सिंग मान लो, शूटिंग मान लो, क्रिकेट, हॉकी और आपका बैडमिंटन। लेकिन जो है कि सच में मुझे निकालना है, जो 6 महीने से नहीं बल्कि 12 महीने या साल 2 साल से है, वो इन क्वेश्चंस पे भी ध्यान देगा। अच्छा, तो वो उनके लिए है, और उनको एक क्वेश्चन सही होना मतलब 1.33 मार्क्स उनको एक्स्ट्रा दे देना। तो ये कहीं ना कहीं आयोग ये चाहता है कि जो बच्चे वाकई से काफी टाइम से लगे हुए हैं, आयोग उनके समर्थन में है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। कुल मिलाकर अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो आपके साथ चीजें भी सकारात्मक रूप से बदल रही है, ये विकास जी का कहना है। तो ये बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्री के बाद में हम मेंस की ओर जाते हैं। एक कॉमन सवाल ये है कि भाई आपने बता ही दिया कि तैयारी जो हाइब्रिड मोड में करें तो आज के दौर में है। मुख्य परीक्षा में आपका उत्तर लेखन कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व की जांच का एक बड़ा माध्यम बनता है। चाहे यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो, ज्यादातर जो आयोग है वो इसी पैटर्न पे काम करते हैं। तो हम मेंस के कुछ सवाल देखते हैं जो इस लगातार बदलते पैटर्न को सिद्ध करते हैं, और कहीं ना कहीं इन पे जब हम चर्चा करेंगे तो वो अभ्यर्थियों के लिए फायदेमंद भी होगा। एक क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे डालना चाहूंगा, उसमें आप देखिए मेंस का एक क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हैं। 2024 में ड्राफ्ट की गई राजस्थान पर्यटन नीति के तहत राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा कौन सी नई डिजिटल पहलों की योजना बनाई जा रही है? अब इस क्वेश्चन को अगर हम समझने का प्रयास करें तो टूरिज्म राजस्थान में बहुत बड़ा सेक्टर है, और राजस्थान इसको प्रमोट भी कर रहा है, और इसको एक सेवा का दर्जा दे रखा है, या उद्योग का हाँ।
पर्यटन राजस्थान में बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत रेवेन्यू जनरेशन का एक कारक है, और पर्यटन को राजस्थान ने उद्योग का दर्जा दे रखा है। तो ये जो सवाल है कई सारे डायमेंशंस को लेकर के चलता है। पर्यटन एक परंपरागत पेशा है, पर्यटन में रोजगार की अपार संभावना है, और पर्यटन में डिजिटलाइजेशन क्या हो रहा है, इन तीन चीजों पे जब अभ्यर्थी सामने देखता है सवाल, तो इसके उत्तर क्या अप्रोच होनी चाहिए? इसमें सेम वही बात है कि जितने लंबे समय से अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसकी उतनी ही जो है डायमेंशंस मल्टी टाइप होने लगती है। ऐसे क्वेश्चंस में आयोग आपसे ये जानना चाह रहा है कि आयोग को भी ये पता है कि एक लिमिटेशन है किसी के पढ़ने की, ऐसे क्वेश्चन सच में किसी से कवर नहीं हो सकते, बट यहाँ पर आयोग आपसे क्रिएटिविटी की बात करता है। मैं जनरली 3 वर्ड यूज करता हूँ। सबसे पहला कंसिस्टेंसी, दूसरा क्रिएटिविटी, और तीसरा कॉन्फिडेंस। यहाँ पर आयोग आपसे क्रिएटिविटी की मांग कर रहा है। आयोग को ये पता है कि डिजिटलाइजेशन क्या होता है, और ये अभ्यर्थी को भी पता है। आयोग को ये भी पता है कि उद्योग और राजस्थान का क्या संबंध है। आयोग ये आपसे जानना चाहता है कि आपने मान लो नहीं पढ़ा कि भाई खास करके पर्यटन का जो ड्राफ्ट है, क्योंकि इतनी इस स्तर तक कोई नहीं पूछता, मैं खुद ने भी इसके इस स्तर की तैयारी नहीं करी। बिल्कुल नई पॉलिसी है, एकदम नई पॉलिसी। पॉलिसी भी आ जाए, बट इसमें आप देखो ड्राफ्ट और लिखा है, मतलब पॉलिसी भी फाइनल नहीं है। सरकार ने वो जनता के सामने रखी है कि भाई आपको इसमें कोई सुझाव लगते हैं तो वो दो। इस स्तर तक आप नहीं पहुंच सकते, ये आयोग को भी पता है। यहाँ पर आयोग सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा है कि आप कितने क्रिएटिव हो, कल को जाके आप प्रशासन में किस तरीके से रचनात्मकता रखोगे। तो अब जब आप क्रिएटिव हो तो आप लिखोगे जो डिजिटलाइजेशन की पहल हो सकती है कि भाई पर्यटन के लिए सरकार कह रही है कि पेमेंट ऑनलाइन होगा, टिकट पेमेंट कर सकते हैं, गाइड वगैरह ऑनलाइन हो सकते हैं, लोकेशंस मिल जाएगी आपको, मैसेज पे आपको सारी चीजें मिलने लगेगी, आपकी जो भी पेमेंट्स होते हैं उनके पर्टिकुलर कार्ड बन जाएंगे। यही सारी चीजें आपको लिखनी थी। आपका रूट भी ट्रैक हो सकता है। बिल्कुल। अभी कल का एग्जांपल है, कल परसों एग्जांपल है, नाहरगढ़ के अंदर जो अपने टाइगर सफारी है उसके अंदर जो बस वो खराब हो गई। हाँ, और मतलब काफी पर्यटक परेशान भी हुए। तो कहीं ना कहीं सूचना प्रसारण के माध्यम से बहुत जल्दी उनको रिकवर कर लिया गया, बहुत सेफली उनको पहुंचा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है बहुत बड़े और ये सबसे अच्छे क्वेश्चन मैं मानता हूँ पूछे जाने चाहिए, क्योंकि एक लंबे समय से कोई तैयारी कर रहा है और जो सच में क्रिएटिव है उसमें, और जो किताब पढ़ के नोट्स पढ़ के सीधा छाप रहा है उसमें सबसे बड़ा अंतर करने के प्रश्न यही है कि भाई ये तो ना किसी नोट्स में था, ना किसी बुक में, ना कोई किताब में, ना शायद वेबसाइट पे भी होगा, ये दिमाग में था किसी की क्रिएटिविटी में था, उसने छाप दिया और बढ़िया नंबर लिया। तो ये सबसे बड़ा है, इसमें सच में आयोग साधुवाद का पात्र है। मतलब एक अभ्यर्थी ने मुझे सवाल भेजा था बड़े परेशान मन से। मुझे लगता है कि आपका उत्तर सुनने के बाद भी उसको भी खुशी मिलेगी कि ये एक पॉजिटिविटी है। हाँ, अगर आप में क्रिएटिविटी है तो कमीशन जो आपसे इसकी उम्मीद करता है। आपने बहुत अच्छी बात की। इसमें मैं छोटा सा पॉइंट और ऐड करूंगा। मैं 2021 वाली वैकेंसी में 1010 पर था। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि वहाँ फैक्ट ही फैक्ट पूछे जा रहे थे। अच्छा, 10 नंबर का, 5 नंबर का, 2 नंबर का, पूरे 800 नंबर के पेपरों में आपसे सिर्फ फैक्ट पूछे जा रहे थे। आपसे थोड़ी सी भी रचनात्मकता की उम्मीद नहीं की गई थी। मुझे लगा था 23 वाला भी ऐसे आएगा तो हो सकता है, क्योंकि फैक्ट में इंसान की एक लिमिट होती है याद करने की। मुझे पता था मेरी कलम में इतना दम है, इतनी मेहनत है मेरी। अगर मुझसे ऐसा कुछ पूछे जो सच में जिसमें मुझसे जानने की कोशिश की जाएगी भाई आप कितने क्रिएटिव हो मैं बताओ, तो मैं अपने आप को साबित कर दूंगा। और मुझे वो मौका मिला। तो मेरे ऐसे साथी जो समझते हैं हम सच में बहुत अच्छा लिख सकते हैं, हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, तो थोड़ा सा भी निराश मत होइए, क्योंकि ऐसे प्रश्न सिर्फ आप ही के क्वेश्चन पेपर में नहीं जा रहे। जो 25,000 20,000 बच्चे दे रहे हैं सबके क्वेश्चन पेपर में सेम क्वेश्चन है। उसमें से 2500 में अगर आप हो तो आप अपने आप को स्थापित कीजिए और उसके लिए मेहनत कीजिए। बहुत अच्छा आपने इसका उत्तर दिया। आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल रहेगी सूचना आपके लिए। दोस्तों, एक सवाल आपके ग्रुप से आया है कि हम जब मेंस का आंसर लिखते हैं तो उसमें हम क्या ऐसा लिखें कि उसमें मैक्सिमम नंबर है। कुछ स्टूडेंट्स ने हमें एग्जांपल भी दिए कि हम फ्लो चार्ट बनाएं, हम अपने आंसर में करंट अफेयर्स को जोड़ें, हम अपने आंसर में क्रिएटिविटी दिखाएं, हम अपने आंसर में डेटा जो प्रेजेंट करते हैं उनको पाई चार्ट से शो करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, हम एआई की मदद से कुछ नया क्रिएशन करें। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें सर जो क्रिएटिविटी की बात आती है ना, क्रिएटिविटी क्या होती है? स्किल होती है, एक आर्ट है। वो ना तो आप कॉपी कर सकते कहीं से और ना ही आप कहीं से सीख सकते। सीखने से मेरा मतलब आप अपने स्तर पर ही तैयार करोगे। मेरी जो आज हैंड राइटिंग है वो मेरी ही है। नो डाउट 10-20 लोग होंगे संसार में जो वैसा लिख सकते हैं, क्योंकि मेरी शक्ल जैसी है। हम शुरू में सुनते हैं कि 7 लोग विश्व में एक जैसी शक्ल के होते हैं। मुझे तो आज तक कोई मिला नहीं और कोई मिला तो उसमें वाकई में मेरे से अंतर था। तो आप उसी को बचा के रखो ना किसी। तो मैं तो मेरा अपना पर्सनल अनुभव में बताता हूँ। 21 की वैकेंसी के समय मैंने 1-2 टॉपर्स की कॉपियां देखी थी। मुझे लगा मेरे जैसे ही क्वेश्चन के आंसर है इनके। उसके बाद में ना मैंने कभी उनकी कॉपियां नहीं देखी, क्योंकि जब मैं क्रिएटिविटी की बात करता हूँ मतलब मैं स्किल की बात करता हूँ। स्किल मतलब आपकी आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग के लिए आपको किसी की कॉपी नहीं करनी है, अपना जेन्युइन खुद का बनाओ। अब सर के क्वेश्चन पे मैं आता हूँ जो सीधा है कि ऐसे क्वेश्चन में लिखिए तो लिखिए क्या।
तो ये आप जब भी कोई क्वेश्चन लिखना शुरू करें उससे पहले 5-7 मिनट सोचो कि इसमें किस किस तरह से मैं लिख सकता हूँ। जब आप सोचोगे आपको बार बार 10 क्वेश्चन में अगर सेम तरीके से आप सोच पा रहे हो, कुल मिला के दिमाग घूम के इसी पॉइंट पे आ रहा है कि मैं इस तरह लिख दूँ, आप यकीन मानना वो आपकी स्किल है, वही आपको आगे बढ़ाएगी। अब बाकी बात है फ्लो चार्ट एंड ऑल, जनरली यूज कर सकते हैं आप। आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर न्यूज़पेपर की तरह होना चाहिए। अच्छा। न्यूज़पेपर क्या करता है, सबसे पहली हेडिंग आती है बड़ी सी, उसके बाद हम फिर छोटी सी एक हेडिंग और आती है, उसके बाद हम जब उसका पैराग्राफ शुरू होता है उसका सबसे पहला जो वर्ड है उसका पहला अल्फाबेट थोड़ा बड़ा आता है, वहां से वो शुरू करता है, पैराग्राफ डालता है, लेफ्ट या राइट साइड में एक मैप डालेगा, वो थोड़ा सा नीचे पाई चार्ट भी डाल देगा, कहीं पे ग्राफ भी डाल देगा, नीचे कुछ बीम वगैरह डाल देगा। तो उसकी क्रिएटिविटी सबसे बेस्ट है, उसको देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें समझ में आएगा कि भाई अब आप न्यूज़पेपर देख के आपको अच्छा लगा कि कितना अच्छा लिखा है, कितना अच्छा उसने आंसर दिया है, तो वैसे ही अब आपने आंसर में भी ऐड करो। और ये चीजें एक दिन में नहीं होगी, आपको रोज थोड़ा थोड़ा करना होगा, उसके साथ में डेवलप होने लगेगी। चलिए, ब्लूप्रिंट के बारे में हम अक्सर सुनते थे कि आपको अपने आंसर को लिखने से पहले दिमाग में ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए, उनका समर्थन, इस बात का समर्थन आपने भी किया। न्यूज़पेपर की न्यूज की तरह से आपका आंसर होना चाहिए, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। एक विकास मैं आपसे जानना चाहूंगा निबंध लेखन की जो भूमिका है वो यूपीएससी में भी बहुत ज्यादा है, आरपीएससी में भी उसका अपना महत्व है। हम पिछले एग्जामिनेशन के निबंध के विषयों को देखते हैं तो एक विषय है जो मेरे दर्शक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वृद्ध जीवन की चुनौतियां। अब पेपर लिखने वाला जो स्टूडेंट है, मेंस का आंसर लिखने वाला जो स्टूडेंट है, निबंध लिखने वाला जो विद्यार्थी है, वो युवा अवस्था का व्यक्ति है, वो कैसे समझेगा कि वृद्धावस्था की क्या चुनौती है। एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं मानता हूं कि क्या एक संवैधानिक आयोग इस निबंध के माध्यम से ये देखना चाह रहा है कि हमारे देश का युवा वृद्धों के बारे में कितनी सेंसिटिविटी रखता है, वृद्धों की समस्याओं का, उनके समाधान के तरीके का, कुल मिलाकर वृद्धों के प्रति उसकी क्या भावना है, क्या ये देखने की अप्रोच इस निबंध के विषय के माध्यम से परिलक्षित होती है। बिल्कुल सर, इसमें एक और मैं शब्द जोड़ना चाहूंगा, और वो आयोग आपसे ये भी देखना चाहता है कि आपने अनुभव अब तक क्या किया। आपने आपकी उस एज से पहले, मतलब आप अगर 25 साल के हो तो इन 25 साल तक और आपसे आगे लगभग 75-80 तक जितना भी कोई व्यक्ति सर्वाइव करता है, अलाइव रहता है, उसकी अप्रोच आपने कैसे पकड़ी है। और ये कब बनती है, जब आप ग्रेजुएशन अच्छे से कर रहे हो, आप अपने समाज से जुड़े हो, आप अपने माता पिता को देखते हो, अपने दादा दादी के साथ रहते हो, आप आसपास छोटे मोटे फंक्शंस में जाते हो, आप राह चलते किसी भी व्यक्ति को देखते हो, आप समझते हो कि उसमें कितनी परेशानी हो रही है। और यहाँ पर आयोग सिर्फ आपसे यही नहीं जानना चाह रहा है कि चुनौतियां क्या है, आयोग आपसे ये भी पूछ रहा है कि मान लो अब तक इस पेपर को, जिस तारीख को मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, इस पेपर के जस्ट आधे घंटे पहले जब आपने एंट्री की, हालांकि 1 घंटे पहले एंट्री करनी होती है सेंटर में, इस 1 घंटे पहले तक आपने अगर इस विषय में सोचा है तो उस समय तक आप क्या सुधार कर सकते हो। मैंने खुद ने इस पे निबंध लिखा और मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा कि मैंने इसको किस तरह प्रेजेंट किया। हालांकि ये प्रश्न जो है अभी जो रिसेंट मेंस हुआ है, इसी साल हुआ है जून में, उसका है। हमारी जो वैकेंसी उसमें एक सेम निबंध था, वो था राजस्थान के अंदर आपके संसाधन। मैंने उसको भी अच्छा लिखा था और होपफुली अच्छा ही लिखा है, अच्छे मार्क्स भी आए, तभी मैं आपके पास बैठा हूँ। तो इसको मैंने प्रश्न को शुरू किया था, निबंध को इस तरह लिखना शुरू किया था कि एक उम्र के पड़ाव में जो उंगली मुझे कभी पकड़कर पूरा संसार जिस उंगली ने दिखाया, जिन कंधों ने मुझे बिठा के अपने से ऊंचा मुझे देखना सिखाया, और जिन बातों ने, जिन कहानियों ने मुझे अपने 80 साल के अनुभव को मात्र 80 मिनट में बताया, आज वो आंखें बिल्कुल धुंधली हो चुकी हैं, आज वो पैर थरथराने लगे हैं, आज जो उंगली मुझे पकड़ के चलती है, आज उस हाथ को मेरा सहारा चाहिए। यहाँ से मैंने शुरू किया। उसके बाद में मैंने उनकी जो चुनौतियां हैं सारी कवर की। उनको सबसे बड़ी, आजकल हर कोई कहता है कि उनको फाइनेंशियल समस्या, सरकार बहुत सपोर्ट करती है, सरकार भी मानती है, लेकिन एक वही डायमेंशन नहीं है। पैसे उनको बड़ी बात नहीं है। मेरे पिताजी और 6 भाई हैं, मेरे दादाजी दादी 2 साल पहले जो है डेथ हो गई थी उनकी, तो पैसा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनका बड़ा कंसर्न नहीं है। उसमें 5-6 डायमेंशन बनती है। सबसे पहली है कि वो शरीर से बहुत परेशान हो चुके हैं, मन से परेशान हो चुके हैं, उनके जो संबंध है, चाहे वो अपने पुत्र पुत्रियों से, पौत्र पोत्रियों से, वो समाज से वो कमजोर हो चुके हैं। अब उनकी जो स्वास्थ्य के कारण है वो कम होने लगे हैं, उनकी आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगी हैं। तो इन सारी बातों को जब मैं समझता हूँ तो आयोग भी मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि भाई ऐसा कोई बंदा आपको मिले ना, 25,000 में से आपको 2500 बच्चे मिले जो इन चीजों को कवर करते हो, उनकी निबंध की शुरुआत में उतने संवेदनशील हो, उनको अच्छे नंबर देना भाई, इंटरव्यू में बुलाना।
तो आयोग आपसे बहुत अच्छी अपेक्षाएं रखता है और आप विश्वास कीजिए, किसी भी प्रकार की भ्रामक चीजों में, किसी भी प्रकार के मैनिपुलेशन में मत फंसिए कि भाई अब ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। आयोग बहुत स्पष्ट होने लगे हैं और आरपीएससी सच में काबिल तारीफ है कि वो, मैं सच बता रहा हूँ कि अगर आज भी पेपर 21 जैसा आता ना, मैं नहीं बैठा होता यहाँ पर। मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे उस टैलेंट को मौका दिया जो वो मानते हैं कि आप में से लगभग 1000 बच्चों में होगा जो उस रैंक में है। बहुत अच्छी आपने बात कही। मुझे भी दो पंक्तियां याद आ गई कि नए नए कमरों में चीज पुरानी कौन रखता है, इन उड़ते परिंदों के लिए परिंदों में पानी कौन रखता है, हम सबको थामनी है ये गिरती दीवारें, वरना इस खुदगर्ज जमाने में बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। बिल्कुल, तो आपने विकास बहुत अच्छी बात कही। और मैं सिविल सेवाओं के तैयारी करने वाले बच्चों के बीच में रहता हूँ, तो मैंने एक नेगेटिविटी महसूस की है। वो लोग यूपीएससी को कोसते हैं, आरपीएससी को कोसते हैं कि आयोग ये चाहता है, वो चाहता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा वार्तालाप सुनने के बाद में उनको ये लगेगा कि आरपीएससी वास्तव में क्या चाहती है। हमने बहुत अच्छी बात कही कि एक व्यक्ति से उम्मीद करता है कि जब वो एग्जाम देने जा रहा है, उसने ठीक 1 घंटे पहले अपने समाज को क्या महसूस किया है। एग्जाम देने जाने के दौरान उसे अगर कोई वृद्ध मिला है तो उसमें उसको लेकर उसके मन में क्या संवेदनाएं हैं, उसकी समाज के हर वर्ग के प्रति क्या संवेदनशीलता है। तो कहीं ना कहीं एक संजीदगी भरा युवा आरपीएससी चाहती है और आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो युवा कई बार नकारात्मक बातें करते हैं, इस निबंध के लिए भी एक युवा ने हंसते हुए मजाक में कहा कि भाई चूंकि राजस्थान की बात करते हैं, बोले उसने मजाक में ही कहा, इस चीज को हम कोई नेगेटिव नहीं लेंगे, बोले मैं जवान हूं, मैं डोकरा हूं केवल, उसने मजाक में कहा। लेकिन बात यह कि कहीं ना कहीं आपके मन में संवेदनशीलता होनी चाहिए कि जिन हाथों ने आपकी उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया, उसके लिए आपके मन में संवेदनशीलता होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आरपीएससी को इस बदलाव के लिए हम साधुवाद दे सकते हैं। और इसमें एक मैं बिंदु और जोड़ना चाहूंगा, आप निबंध की बात करें, जब भी आप निबंध देखोगे, चाहे 2013 के मेन से देख लो, क्योंकि मैं तो खुद तब से ही देखा है मैंने, क्योंकि उस समय तो मैं खुद 2013 में 8वीं क्लास में था। तब से आप देखोगे आपको एक निबंध ऐसा मिलेगा जो आपको समाज को लेकर हो। महिला साक्षरता मान लीजिए, बाल अपराध मान लीजिए, देश का विकास करने की बात हो। कई बार यूपीएससी में से प्रश्न चले कि आप देश के प्रधानमंत्री थे, आप क्या करते हैं। लोग ये सोचते हैं भाई होता तो करता, मैं अभी थोड़ी करूंगा, और मैं होता तो 5 साल में मैं क्या कर लेता। हम यही सोचते हैं जनरली कि 5 साल के लिए मैं कितना बड़ा बदलाव करूं। लेकिन आयोग आपसे ये नहीं जानना चाह रहा। आयोग सच में आपको ये मानता है कि चलो 5 नहीं, मैं आपको 50 साल के लिए बनाता हूँ प्रधानमंत्री, और आप उस हिसाब से बताओ फिर। तो इसलिए आयोग सच में संवेदनशील है और आप नेगेटिव ना ले उसको। आयोग आपके लिए सच में माता पिता की तरह। 21 में मुझे भी बुरा लगा, बट मैंने ईश्वर को यही कहा कि ईश्वर, हो सकता है कि मेरे लिए, मेरे से पहले 1009 जो लोग हैं उन्होंने शायद मुझसे ज्यादा मेहनत की है, और मैंने उनको यही कहा था कि आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ आपको मैं प्राणिदान कर रहा हूँ। मतलब ईश्वर को मैं प्राणिदान कर रहा हूँ कि आपके चरणों में है। जब आपको लगेगा कि आपके लिए मैंने एक रैंक बचा के रखी है, आप जब उसके लिए तैयारी करेंगे मैं आपको वो दे दूंगा। और जब मेरे को 23 रैंक मिली, मैंने ईश्वर को इतना ही कहा, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। और अब मैं मान सकता हूँ कि आपने मुझे संदेश दिया कि इस बार रैंक 23 के लिए मुझे आपसे बढ़िया काबिल कोई मिला ही नहीं। बड़ा आनंद आ गया। जीवन के इस दौर में जो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है, वो मैं कहूंगा कि युवा सिर्फ ये न सीखे इस इंटरव्यू से कि हम आरएस की तैयारी कैसे करें, जीवन जीने का एक ढंग भी आप सीख सकते हैं। एक व्यक्ति जब 2021 में सिलेक्ट नहीं हो पाता है तो ईश्वर को धन्यवाद देता है या ईश्वर से अपील करता है कि शायद मैं अभी काबिल नहीं बना, और जब वो सिलेक्ट हो जाता है तो वो कहता है कि थैंक्स, आपने मुझे कहीं ना कहीं 23rd रैंक के काबिल समझा। कहीं ना कहीं एक आजकल एक इस जेनजी के अंदर एक बड़ा बदलाव देख रहा हूँ। बदलाव ये है कि वो यूनिवर्स को बोलते हैं, यूनिवर्स हमें ये देना, धन्यवाद बहुत देते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी की जो भावना है, कहीं ना कहीं ये भी युवा सीखे। इस पॉडकास्ट के साथ बड़ा हम लोग आनंदमय हम महसूस कर रहे हैं। मैं आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ, हमारे पास बहुत सारे सवाल आए थे, उसमें से हमने स्क्रूटनी की हमारी टीम ने, और आई थिंक ये जो सवाल ऐसे हैं जो अभ्यर्थियों को बड़ा मदद करेंगे। हम इससे आगे बढ़ते हैं। विकास जी, इंटरव्यू की बात करते हैं तो अभी जो आरएस का इंटरव्यू होने वाला है वो अभी तक के सभी इंटरव्यू में से बहुत खास है, क्योंकि मेंस की कट ऑफ बहुत कम गई है और ये जो 100 नंबर हैं ये बहुत कुछ तय कर देंगे। आपका फाइनल सिलेक्शन, आपकी रैंकिंग और आपकी पोस्टिंग तक ये सब तय करने वाले। जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इंटरव्यू में भी काफी चीजें बदली हैं। 21 का भी मैंने इंटरव्यू दिया है और 23 का भी। रात और दिन का फर्क, नॉट अबाउट 19-20, रात और दिन का फर्क। सबसे पहले आप अपने दिमाग को इतना पॉजिटिव रखना कि आयोग सच में माता पिता की तरह कार्य कर रहा है।
वो आप में बिल्कुल भेद नहीं कर रहा। आयोग आपको सिलेक्ट करने के लिए वहां बुला रहा है। क्योंकि जब मैंने निबंध की बात की और मैंने कहा कि आयोग ने डायरेक्शन दी अपने सारे एवेल्युएटर्स को कि इस प्रकार के निबंध पे कोई अच्छा लिख के भेज रहा है ना, तो उसको मेरे पास भेजना, उन 2500 को मेरे पास भेजना, मतलब इंटरव्यू तक भेजना। तो आयोग ने पहले ही दिशा निर्देश दे दिए हैं कि अगर आपने इतनी अच्छी बातें लिखी है ना, तो आप इंटरव्यू तक जाओगे और आपको इंटरव्यू में वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। 21 वाले मेरे इंटरव्यू में समस्याएं कुछ थी उस समय, जो है इंटरव्यू थोड़े छोटे चलते थे, 18, 20, 25 मिनट। अभी इंटरव्यू आपके आराम से 40 मिनट तक चलेंगे। अच्छा, इंटरव्यू इतना कोऑपरेटिव होगा। आपको बीच बीच में बच्चा, चाइल्ड तक प्रोनाउंस करते हैं। मुझे खुद को उन्होंने 2-3 बार कहा, बच्चे नर्वस मत होइए, आप ये बताइए। मतलब इतने कोऑपरेटिव आपके लिए वो हो रहे हैं। उसके बाद में आयोग जो है वो आपसे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे ही पूछ रहा है। वो सीधे फैक्ट पे नहीं जा रहा है, वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है जो आपको आते हैं और सबको ही आएंगे, आपको ही नहीं सबको ही आएंगे। बस उसमें जो कला है ना, क्रिएटिविटी, वो कुछ आपसे ही जानना चाहता है। वो कहेगा, मुझसे पूछे गए हैं कि राजस्थान की 3 सबसे बड़ी समस्याएं बताइए। नो डाउट मैं भी बता देता, भाई गरीबी है, बेरोजगारी, प्रदूषण है। उनको भी उम्मीद तो इतनी थी, भाई ठीक है। बट जब उन्होंने पहले ही डायरेक्शन दी कि उनको मेरे पास भेजना है, तो मैं भी उनका सम्मान करता कि भाई आपने उन 2500 में मुझे पूछने के लिए भेजा है, मतलब मुझे बुलाया। मैंने कहा सर सबसे महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय में हमारा जो पूरा वेस्टर्न साइड है ना, वो शिफ्ट हो रहा है अपने वेस्ट ईस्टर्न साइड से, जयपुर वगैरह। तो इस वजह से हमारा सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन का जो एरिया है ना, वो इधर जा रहा है। इस वजह से हम वेस्टर्न साइड में डेवलपमेंट को नहीं प्राप्त कर पा रहे। दूसरा, हमारा जो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत कमजोर हो रहा है और उसमें काफी सारी चीजें, ट्रैफिकिंग हो सकता है, ड्रग ट्रैफिकिंग, और वो चीजें बढ़ रही है। और तीसरा सर, कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिटिक्स है या फिर यूं कहीं ब्यूरोक्रेसी में कुछ छोटी बहुत समस्याएं हैं जिनका सुधार होना चाहिए। ये सवाल उनको लगे कि हम तो अच्छे हैं। इसी क्वेश्चन से वो खुश होकर उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है, अब आप बताओ संभावना है क्या। संभावना में भी कह सकता था भाई रिन्यूएबल एनर्जी है हमारे, जैसे हम कहें कि हम काफी अच्छी पॉलिटिक्स रखते हैं, मतलब पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स हम समझते हैं उसमें, राजस्थान की। हमारे पास युवा है हमारे स्पोर्ट्स में। बट मैंने वो भी नहीं कहा। मैंने कहा सर सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पास वो लोग हैं जिनके पास इतना जज्बा है कि वो आज पूरे विश्व में जाने जाते हैं, मारवाड़ी। बिल्कुल ऐसे लोग जो दुनिया के सबसे बेस्ट बिजनेसमैन। दूसरा सर, हमारे पास ऐसी पॉपुलेशन है जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान करना भी अपने उनके लिए बहुत छोटी चीज हो जाती है। और तीसरी चीज हमारे पास ये है कि हमें प्रकृति ने सब कुछ दिया है। आप वेस्टर्न साइड में जाओ, आपको वहां जो काम करना करो। आप बांसवाड़ा जाओ, आपको सबसे शानदार लोकेशन मिलेगी। आप नॉर्थ में जाओ, आपको हनुमानगढ़ मिलेगा, पूरा धान का कटोरा। आप अलवर और आपके जयपुर के एरिया में आओ, आपको टेक्नोलॉजी का हब मिलेगा। तो सर ये 3 चीजें राजस्थान को ईश्वर ने इतनी प्यारी प्रदान की है, जिसमें निसंदेह प्रशासन और सरकार भी ध्यान दे रही है। तो इस तरीके से इंटरव्यू भी आपको ये चाहता है कि आप इतना अच्छा बोलो कि उन 2500 में से भी फिर उनको 25 छांटने हैं। तो उन 25 में भी आपको आयोग जो है चाहता है कि आप उन 25 में बोलो। बहुत शानदार आपने एग्जांपल दिया है। कुल मिलाकर के आपकी क्रिएटिविटी भी इंटरव्यू में चलती है, बहुत इम्पोर्टेंट। विकास जी, आपको बताना चाहूंगा कि हमने एक दिशा करके कार्यक्रम शुरू कर रखा है। जो अभ्यर्थी इस बार का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उन पे हम सॉफ्ट स्किल्स और इन पे काम करते हैं। तो हमारे साथ टीम में कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनर्स भी हैं, कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कुछ हमारे जैसे साइकोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी हैं। तो आपको क्या लगता है, सॉफ्ट स्किल्स की भूमिका कितनी बड़ी? जब आप इंटरव्यू बोर्ड में घुसते हैं तो आपकी प्रेजेंस, आपके चलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपका आई कांटेक्ट, आपका पेशेंसली क्वेश्चंस को सुनना, तो सॉफ्ट स्किल्स की क्या भूमिका आज के दौर में? सॉफ्ट स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मैं एक वर्ड ऐड करना चाहूंगा, सॉफ्ट पावर। जहाँ हम हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, वहां पर भी निसंदेह सॉफ्ट पावर सबसे बहुत पावरफुल चीज होती है। डिप्लोमेसी में देख लीजिए, स्ट्रेटजी में देख लीजिए, उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में देख लीजिए। उसी तरह इंटरव्यू में भी आपकी सॉफ्ट पावर सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये वो पावर है जो आप सामने वाले को दिखाते ही नहीं है, बट वो अपने आप दिखने लगती है आपने। क्योंकि ये चीजें इंटरव्यू और इससे ज्यादा कोई परेशान होगा नहीं। आपको 2-5 क्वेश्चन पूरे इंटरव्यू में ऐसे मिलेंगे जो आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे, और 2-5 ऐसे मिलेंगे जहाँ पे अगर थोड़ा सा भी ब्लंडर कर दिया तो आप खत्म। आपके पूरा इंटरव्यू इन्हीं बातों पे चलता है। आप वहाँ अंदर आ रहे हो और आप बाहर जा रहे हो, इसके बीच में आपने जो भी किया आपके बोलने के अलावा, उससे सच में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो आपको फर्क पड़ेगा। आपको पता है, आप इंटरव्यू में घुसते, आपने गेट थोड़ा सा झटके से मार दिया, उसके पूरे 40 मिनट आपके वही को चले गए, जबकि उन्होंने माइंड नहीं किया। क्योंकि मैं उनमें ये मानता हूँ, जैसे मैं मेंस में भी जैसे किसी को मैं डायरेक्शन देता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मेंस आप लिख रहे हो, आपकी जितनी उम्र है ना, मतलब मेरी जितनी उम्र है, तब से वो कॉपी चेक कर रहे हैं। मेरा जो इंटरव्यू जिन्होंने लिया है, मेरी जितनी उम्र है तब से वो इंटरव्यू ले रहे हैं।
तो दे नो वेरी वेल अबाउट कि आप कैसा फील कर रहे हैं। तो ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना, सॉफ्ट स्किल अच्छी रखनी है। डेस्पाइट कुछ भी थोड़ा सा आपको लगता है इंटरव्यू के टाइम की ये हो गया, कोई पानी की बोतल गिर गई, कोई टेबल बज गई, मैं कुछ बोल गया, सॉरी नहीं बोला, डोंट माइंड, पोलाइटली सॉरी बोलो कि सर नर्वस था इसलिए मैंने बोल दिया। और दे रियली नेवर माइंड कि आप उनको क्या सॉफ्ट स्किल्स में आप क्या करोगे, बस उनको जो चाहिए आपके मुंह से हर चीज जो है तुल के आनी चाहिए। और मैं इस बात को पूरी तरह बिल्कुल नहीं काट रहा, सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको फर्क पड़ेगा उनसे, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगी जब आप बहुत अच्छे तरीके से उन चीजों को मैनेज करेंगे। कुल मिलाकर के ब्लंडर आपको नहीं करना है, एक शब्द जो आजकल काफी चलता है। आपने अच्छा इसका एग्जाम दिया, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे आरपीसी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स की क्या भूमिका इस एग्जाम को पास करने में, और करंट अफेयर्स के सोर्स क्या होने चाहिए। मैं बता देता हूँ, आजकल अभ्यर्थी पूछते हैं कि भाई न्यूज़पेपर्स के अलावा रेडियो की न्यूज़ भी सुननी चाहिए, दूरदर्शन के कार्यक्रम भी देखने चाहिए, और भी खूब सारे करंट अफेयर से जुड़ी मैगजीन्स की भी बात करते हैं। तो आप ये बताइए कि करंट अफेयर्स की क्या भूमिका है और उनकी तैयारी के लिए ऑथेंटिक सोर्स क्या होनी चाहिए। करंट अफेयर की भूमिका क्या है, इसके रीजन ये है कि आप वैकेंसी या फिर आप पर्टिकुलर तैयारी से किस समय से जुड़े हैं और कितना जुड़े हैं। करंट अफेयर अगर हटा दिया जाए तो मैं शायद 10 साल पहले के नोट्स पढ़ के भी पार कर सकता हूँ, क्योंकि करंट अफेयर इज इक्वल टू द रिसेंट और लेटेस्ट न्यूज। तो करंट अफेयर को डालने का सबसे बड़ा रीजन ही है। अब जब आयोग आपसे डाल रहा है तो आयोग आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि आप एटलीस्ट अवेयर तो रहें, और अवेयर होने का सबसे शानदार तरीका है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को मैंने सिर्फ एक न्यूज़ की तरह ही नहीं, बल्कि वहाँ पर अच्छे अच्छे पॉइंट्स आते हैं। चाहे आप झालावाड़ की कुछ महिलाएं थी जिन्होंने पॉलीथीन से बैग बनाए, पूरे इंडिया में नाम थे। आपके ये टीना मैम है, टीना देवी मैम, उन्होंने नमो बाड़मेर एक प्रोग्राम चलाया, वेल नोन है। आपके श्री रमन्ना जी हैं जो तो हैंडीकैप थे और उनको प्रधानमंत्री जी ने पद्मश्री दिया, जो शायद केरल के थे। मैंने उन चीजों के लिए उसको इकट्ठा किया, वो मेरे मेंस और इंटरव्यू में काम है। रही बात है करंट अफेयर की, करंट अफेयर में सर दो चीजें चलती हैं कि एक तो मैं कह दूं कि करंट अफेयर डिपेंड रहो, और दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि थोड़ा सा चीजों को इतना डिपेंडेंसी उसमें नहीं रखनी। पिछले महीने, साल, 2 साल से जो करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं वो सच में इस तरीके के पूछे जा रहे हैं कि आप कितना ही भाग लो उनके पीछे, आप कुछ ना कुछ छूट ही जाए। जैसे हम जीवन में कहते हैं ना कि जीवन में ऐसे कुछ लोग जरूर आते हैं जो छूटने के लिए मिले होते हैं, तो आप उनके पीछे भागोगे तो आप उनको जरूर छोड़ दोगे जो आपके साथ रहना चाहते हैं। उसके लिए फिर भी आप करंट अफेयर में राजस्थान की अगर बात करें, सूजस आती है, राजस्थान सरकार का ऑथेंटिक एक मैगजीन है, जिसमें वो हर वीकली, हर मंथली अपने सारे प्रोग्राम्स और खास करके ऐसी कोई इनोवेशन कुछ होता है वो डालते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में आप बेसिक रूप से जो मेजर न्यूज़पेपर्स हैं, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा क्रोनोलॉजी वगैरह अपने स्तर पर कुछ जो है लोग हैं वो मिलकर कुछ अच्छी बुक्स निकालते हैं, मैगजीन्स, आप नहीं समझे उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और रेडियो, न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह के लिए मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें तब शायद थोड़ी अच्छी लगती जब हमारा एग्जाम सिर्फ करंट अफेयर का होता। इसमें सिर्फ करंट अफेयर ही पूछा जाता, क्योंकि जब हम तैयारी में आते हैं और एग्जाम के 2 महीने पहले जब हम फॉर्म भर के हमें डेट मिल जाती है ना, उसके बाद में आपको खुद को नहीं पता चलता है कि उन 2 महीनों में आपने किया क्या था। तो अगर आप एक करंट अफेयर पे पूरी डिपेंडेंसी रखते हैं तो वो गलत है। आप सुजस्ट राजस्थान गवर्नमेंट के लिए एक पर्टिकुलर किसी भी क्रोनोलॉजी, उसके अलावा मूवल वगैरह कुछ मैगजीन्स आती हैं वो पढ़ सकते हैं। कोई कोचिंग इसमें अच्छा काम कर रही है और उसके 70% अच्छी एक्यूरेसी मिल रही है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने गागर में सागर आंसर दे दिया है। अपन अगले क्वेश्चन पे जाते हैं जो अभ्यर्थियों ने पूछा है। एक बड़ा सवाल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों का है, कुछ के कोर्स भी मेरे पास आए, मैंने स्टेटस लगाया। एक व्यक्ति पूरा ग्रामीण क्षेत्र में है, उसकी मजबूरियां है कि वो बड़े शहर में नहीं आ सकता है, वो किसी कोचिंग से एसोसिएट नहीं हो सकता है। इवन आज के दौर में भी कई अभ्यर्थियों की बड़ी पीड़ा है कि सर हम ऑनलाइन में नहीं जुड़ सकते, यूट्यूब को छोड़ दें। तो वो व्यक्ति जो एकदम रिमोट है, रिमोट स्थान पर बैठा हो, उसके लिए आप क्या टिप देना चाहिए, वो कैसे तैयारी कर सकते हैं? इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो कि मान लो कि सर जैसे कह रहे हैं वैसा ही आपके पास आप 1 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, मान लेते हैं। और दूसरी, आप अफोर्ड कर सकते हैं बट आपको लग रहा है कि भाई 10, 20, 30 हजार ज्यादा है मेरे लिए, मुझे 10, 5 हजार तक चीजें मिल जाए तो मेरे लिए बेहतर है। पहले पॉइंट में है तो जो आप सोच रहे हैं कि मैं 1 रुपया अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप या तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं या फिर हमें देने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने अनुप्रति कोचिंग योजना चला रखी है, उसमें वो यूपीएससी तक की तैयारी करवा रही है, यूपीएससी तक, जिसमें आपको 1 रुपया नहीं देने पड़ते। तो या तो आप स्कीम से अवेयर नहीं है या फिर आप अपने आप से अवेयर नहीं है, तो ये बहाना छोड़ो। सबसे पहले मैं मेरी बात करूं, मैं खुद ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ। मैंने सबसे पहले मेंस का ही कोर्स लिया, मैंने सिंगल टाइम टेस्ट सीरीज के अलावा कोई ऑफलाइन में नहीं गया। ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, रिमोट में है, कोई समस्या नहीं। कैसे? आपने ग्रेजुएशन तो की होगी शायद, वो भी तो की है ना आपने,
बिल्कुल। आपने 12th भी तो निकाली है ना, फिर आप अपने जीवन को, जब आपको पता है कि आपको जैसे 12 साल उसकी मैं मान लूं अगर एलकेजी यूकेजी में स्किप करूं तो, और 3 साल आपकी ग्रेजुएशन, 15 साल आपने निकाली। 15 साल के लिए आपने इतना कर लिया, आप सिर्फ 2 साल नेक्स्ट देके आप अपने 65 साल तक को अपने सिक्योर नहीं कर सकते। तो आपको पढ़ना चाहिए, आप यूट्यूब का सहारा लो, कोचिंग लो, चाहे ऑफलाइन ना आके ऑनलाइन अगर आप आ सकते हो, 10-15 हज़ार तक आपको अच्छी कोचिंग्स मिल रही है, अफोर्डेबल है, आप बहुत अच्छे से उनकी तैयारी कर सकते हैं। फिर सर दूसरा पॉइंट आता है कि मैं सोचता हूँ भाई महंगा पड़ जाएगा, घर वाले थोड़ा दबाव बनाते हैं, ऐसा होता है। एक परिवार में 4-5 बहन भाई हैं और वो सबको पढ़ा रहे हैं और इसकी किसी की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो क्या करें। तो देखो, आप चाहते हैं कि आप सेल्फ स्टडी करें, नो डाउट, इस बार भी कई सारे टॉपर्स हैं जो सेल्फ स्टडी से बने हैं और नो डाउट बने, लेकिन वो पहले कुछ वैकेंसीज में थे और उनको भी बहुत लंबा समय लगा है। मैं खुद जब मैंने कोचिंग की डायरेक्शन ली तब मुझे 5 साल लगे हैं। तो आप क्यों अपने जीवन को रिस्क में डाल रहे हैं, क्यों अपने रिस्क में डाल रहे हैं। वही सेम बात है, आप जब जितनी आपकी उम्र है ना, तब से आप जिस अध्यापक के संपर्क में जाओगे तब से वो पढ़ा रहा है, तो उसका सानिध्य लें, आप आराम से उसके अनुभव का फायदा उठाइए। उसके बाद में आपको सिर्फ पढ़ना है और अपने आंसर राइटिंग करनी है। तो आप आराम से जहां पर भी है वहीं रहिए, ये ऑनलाइन कोचिंग लीजिए, चाहे यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन पढ़िए और ये बहाने छोड़ दीजिए। बिल्कुल। देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और मनोविज्ञान भी मानता है कि कभी भी अपने आप को विक्टिम शो नहीं करना चाहिए, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को कमजोर करता है। तो जो अभ्यर्थी कहते हैं कि वे अभावग्रस्त हैं या जो अभावों का रोना रोते हैं, उनके लिए आज अपार संभावना है। आपको सरकार स्कॉलरशिप भी देती है। और मैं इससे भी आगे बढ़े कहना चाहूंगा कि आज हमारे राजस्थान में जो विभिन्न सामाजिक गतिविधियां हैं, अलग अलग समाज है, वो अपने प्रतिभावान बच्चों के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी भी देते हैं, निःशुल्क कोचिंग भी करवाते हैं, छात्रवृत्ति भी देते हैं। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, इस मंच से आपके सामने 2 युवा बैठे हैं, अगर फिर भी किसी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत है तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे, किसी भी स्तर पर हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन अपने आप को कभी भी पीड़ित शो नहीं करें, ये कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर करता है। चलिए, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। अगला मैं सवाल पूछता हूँ, आप अपनी इस प्रशासनिक सेवा परीक्षा में सफलता की जर्नी की बात करें, 3 पड़ाव हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसको आप डिस्क्राइब करना चाहें संक्षेप में, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? निसंदेह सर, ये सारी चीजें 3 स्टेप है, तो 3 स्टेप के लिए मैं 3C ही यूज करता हूँ। मतलब सबसे पहला तो है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, कंसिस्टेंट रहो। तो ये तीनों ही एग्जाम कंसिस्टेंसी के। फिर ये आपका लग गया, हो सकता है आपका मेन 6 महीने बाद भी लग जाए, तो आपको 2 साल भी लग जाए, इन बिटवीन आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी, आपको कंटिन्यू रहना। दूसरा है सर इसमें क्रिएटिविटी, नो डाउट मेंस और इंटरव्यू की सबसे बेस्ट चीज है, सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट देगी। और तीसरा कॉन्फिडेंस, जो आपको तीनों ही जगह सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। कॉन्फिडेंस को सच बताऊं तो मैंने कई लोगों से पूछा, एक दो जगह मैं जब गया, मैंने पूछा आप कॉन्फिडेंस से समझते क्या है। मेरे सामने 500 लोग बैठे, उनमें से सिंगल किसी ने जवाब तक नहीं दिया कि कॉन्फिडेंस से आप समझते क्या। तो मतलब हम कहते जरूर है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट हमें सच में खुद को ही नहीं पता कि हम कॉन्फिडेंट है क्या। कॉन्फिडेंस का मतलब है सेल्फ बिलीफ, और सेल्फ बिलीफ तब आता है जब आप अपने आप को जान चुके होते हो, आपका जो कंटेंट है, आप जो पढ़ रहे हो, आपने जो मार्गदर्शन लिया वो इतना मजबूत हो कि आप एग्जाम में बैठे बैठे आप आसपास देखो, सारे लोग परेशान हो रहे हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो, तो आप इतने श्योर हो कि मेरे को नहीं आ रहा, तो किसी को नहीं आ रहा, और वो सच में नहीं आता किसी को। तो ये तीनों ही जर्नी, जो तीनों पड़ाव है, उनका सीधा सा फंडा है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, और आपको क्रिएटिव रहना है। चलिए, 3C पर भी युवा काम करें, मैं बिल्कुल करता हूँ। चलिए, अगला सवाल अपन देखते हैं जो युवाओं के द्वारा हम तक आया है। हाँ, आजकल विकास जी, जो स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई उस पर फोकस किया जाता है। जैसे मैं एक काउंसलर भी हूँ, तो मेरे पास अक्सर मैं देखता हूँ कि 5वीं 6ठी क्लास की स्पेशली मदर जो है, अपने इस क्लास के बच्चों को लेकर के आती है, बोले सर इसको मुझे IAS में डालना है, इसको मुझे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। तो हम प्रशासनिक सेवा की बात करते हैं, तो इस परीक्षा की तैयारी के लिए स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई का कितना महत्व है आज के दौर में? इसमें एक छोटा सा पॉइंट, हालांकि आपने पूछा नहीं लेकिन मुझे लगता है बताना चाहिए। पेरेंट्स जब भी किसी को लाते हैं कि मैंने उसको ये बनाना है, वो बनाना है, तो आप वो बना नहीं रहे, उन्हें वो नहीं बनने के लिए प्रेरित करें, थोप भी रहे। आप उन्हें अगर कुछ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप से पहचाने कि आप खुद क्या है। एक IAS अपने बेटे को चाहता है कि मैं उसको IAS बनाना चाहता हूँ, वो फिर भी एक बार समझने में आता है। आप खुद कुछ नहीं बन पाए, आपने हो सकता है 10th नहीं की, 12th नहीं की, आप ग्रेजुएट नहीं है, डेस्पेरेट आप चाहते हैं कि वो PhD करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत करें, नहीं, आप बहुत अच्छा करें, सच में प्रेरणादायक हैं कि भाई एक मजदूर का बेटा कभी ये नहीं चाहेगा मेरा बेटा मजदूर बने, वो ये चाहेगा कि मेरा बेटा इतना मजबूत बने कि मेरे जैसे हजारों जो लोग हैं जो सच में पीड़ित हैं फाइनेंशियली या फिर किसी भी तरीके से, उनको रोजगार दें। तो माता पिता को भी समझना होगा कि आप दबाव ना डालें,
मैं अपनी बताऊं, मेरे बड़े भैया, तो पापा ने थोड़ा सा जनरल समाज का कि उस समय ये बातें 2000 तभी तक कई बार कुछ चीज़ों पे दबाव बनाते हैं। इसमें सबसे बड़ा होता है आप एकेडमी उन बच्चों को क्या रखना चाहते हैं। जैसे मेरे भैया 2013 में उन्होंने 12th करी, उस समय का जो एनवायरनमेंट था वो ये कहता था कि आप बीएससी लीजिए, आप या तो डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए। तो उस दबाव में पापा ने थोड़ा सा कहा कि आप ले लो। भैया ने ग्रेजुएशन उसमें की, लेकिन उनको लगा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। हालांकि पिताजी ने और मम्मी ने इस चीज़ 1 साल में समझ ली, और उन्होंने मेरे को और मेरे से बड़ी दीदी उनको कभी इस चीज़ का फोर्स नहीं किया, और मैं उस चीज़ का हमेशा ग्रेटफुल हूँ उनका कि उन्होंने कहा तारी जो इच्छा जो कर। मैंने फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन में बढ़िया आर्ट्स ली, 12th में आर्ट्स थी, एनसीसी करी, खूब मैंने अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज किया। तो माता पिता को समझना चाहिए। दूसरी बात है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? मैंने क्वेश्चन ही क्या, स्कूलिंग और कॉलेज की मतलब तैयारी का क्या फर्क पड़ता है? स्कूल और कॉलेज का मतलब जो उसकी तैयारी खासकर स्ट्रीम है उसका, देखो एज सच मैं मानता हूँ कि मुझे तो फर्क पड़ा नहीं। जैसे मैं बताऊँ आपको, तो मेरे 12th में मैंने एक ज्योग्राफी ली जिसमें मेरे 98 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। अब उसमें ज्यादा शाबाशी की बात है नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। उसके साथ में प्रैक्टिकल थे, मतलब मेरे पास दूसरा सब्जेक्ट था ड्राइंग, और तीसरा होम साइंस। होम साइंस, यस। तो मतलब पहली बात, यहाँ तक तो उसका कोई काम आया नहीं। ग्रेजुएशन में मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर, फिजिकल एजुकेशन और ज्योग्राफी। तो सीधा सीधा तो इतना ही लगता नहीं, इंग्लिश लिटरेचर मतलब मैं थोड़ा इंग्लिश में बैठ गया होगा, बट मैं उसमें भी नहीं बैठा। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद में जब पहला अटेम्प्ट 21 वाला दिया, तो 10 नंबर का इंग्लिश में जो एलेबोरेशन पूछा जाता है, उसमें मैंने एलेबोरेशन लिखा, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। और उस पे मुझे उसने नंबर तो कितने दिए? 0। और लिखा क्या? द कैंडिडेट हैज नॉट अंडरस्टूड द थीम। मतलब मैं इंग्लिश से ग्रेजुएट हूँ और मेरे को ये कमेंट मिल रही है, मतलब मेरी सच में इंग्लिश उस समय तक कमजोर थी। तो मतलब मेरा तो खास करके स्कूलिंग या ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट ने कोई ज्यादा फायदा दिया नहीं। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि इसका मतलब आप कुछ भी ले लो, नहीं। आप अच्छा जो आपको लगता है वो लीजिए। और एज सच मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप सोचते हो ना कि मुझे जब तैयारी करनी है, उस समय से लेकर आप जब लगते हो उसके बीच में आप जो कर रहे हो ना, वही सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करेगा। उससे पहले आप क्या थे क्या नहीं, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए किसी चीज को लेकर अगर आप ग्रेजुएशन आपने कर ली, आपको लगता है मैंने बीएससी से करी है या फिर मेरा ऐसा स्ट्रीम है जो फिक्स मतलब जो स्पेशलाइजेशन नहीं है आ रही इसमें, तो जनरलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन मतलब आप डॉक्टर हैं, स्पेशल पर्टिकुलर डॉक्टर, डेंटिस्ट हो सकते हैं, किसी में आप इंजीनियर हो सकते हैं। आरएस तो भाई साहब जनरल है, सब चीजों को आपको आना चाहिए। तो आपको अगर ये लगता हो कि मैंने बीएससी करी अब मेरा क्या होगा, तो आपका वही होगा जो खुदा चाहेगा। मतलब सब चंगा सी आप अब से शुरू कीजिए आप, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना, इसका एक सीधा सा एक छोटा सा एक कवर है। वो ये चाहता है कि इस कवर में जो आगे आना मुझे वही चाहिए। उस कवर में आने का मतलब आपको सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी आंसर राइटिंग होनी चाहिए, आप में कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी होनी चाहिए। उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। आप बीटेक करे हो, आप यूपीएससी में चाहे क्यों नहीं हो, आप कोई स्कॉलर हो, आप कोई साइकेट्रिस्ट हो, आप कोई आईएएस आईपीएस किसी भी प्रकार के जो अच्छे मतलब जैसे हम कहते हैं कि जो प्रॉपर सिविल सर्वेंट है उनके बच्चे हो, या फिर आप किसी के स्पाउस हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस उनकी वो जो जिद है, उनका जो एक परफॉर्मा एक प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो कीजिए, उसमें आ जाइए, आप कुछ भी हो जाए। बहुत शानदार, आपने गागर में सागर जैसा उत्तर ही दिया है। अब कुछ और सवाल हैं वो पूछ लेता हूँ आपसे। हमारे एक क्वेश्चन कॉमन आता है कि बुक्स की लिस्ट स्टूडेंट जानना चाहते हैं, वो भी प्रीलिम्स और मेंस के लगभग जो मेन सब्जेक्ट्स हैं। जैसे स्टूडेंट्स का हमारे पास ज़्यादा फीडबैक आया, उन्हें इकोनॉमिक्स में बड़ी दिक्कत आती है। इकोनॉमिक्स के बाद में साइंस टेक में जो विद्यार्थी आर्ट्स बैकग्राउंड से, वो साइंस टेक को मतलब बड़ा पसंद भी नहीं करता। इकोनॉमिक्स और साइंस टेक को अगर हम देखते हैं तो इसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? सर ने लगभग 2 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। इसमें पहला तो ये था कि बुक लिस्ट, जिसमें हम प्रॉपर सारी बुक लिस्ट को एक बार में बात कर सकते हैं। और दूसरा आपने इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी का कहा। इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की हम शुरू करें तो इकोनॉमी को देखो, जनरली सर जैसे हम बात करें तो सरकार और आयोग भी समझता है कि इकोनॉमी का मतलब 2 चीजें होती है। एक तो उसका फाउंडेशन होता है, जिसमें आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता हो कि सेक्टर कौन से हैं, 3 सेक्टर हैं, बाद में 2 सेक्टर, हम 4th और 5th मान सकते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफिसिट क्या होता है, जो कॉमन, वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। और आयोग आपसे उनमें ज्यादा डीप नहीं पूछता, वो नॉर्मल पूछता है कि आपको पता है या नहीं। दूसरा है कि जो करंट में चलता है वो आजकल थोड़ा पूछा जा रहा है। आयोग कोशिश करता है कि लगभग 30-70 या फिर 40-60 का रेशियो रखे, जिसमें कुछ बातें थोड़ी सी फाउंडेशन की हो और बाकी करंट पे हो। तो जब इकोनॉमी पे आप आते हो ना, तो इकोनॉमी सर्वे जो है वो बहुत अपने आप में बेस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल का।
यूपीएससी वाले जो विद्यार्थी निसंदेह जो है सेंटर का जो बजट है और इकोनॉमी सर्वे है उसको अपना फाउंडेशन माने। स्टेट के खास करके आरईएस और अदर स्टेट पीसीएस के जो है वो अपनी गवर्नमेंट्स के जो एनुअली जो उनके बजट आते हैं इकोनॉमी सर्वे आते हैं वही इक्वल टू इकोनॉमी सर्वे इज इक्वल टू इकोनॉमी ना मान करके सर्वे इज इक्वल टू इकोनॉमी सर्वे प्लस इकोनॉमी फाउंडेशन समझ सकते हैं। दूसरी बात है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो मैं खुद आर्ट से हूँ और मैंने जब अभी बताया उसमें कहीं पर भी मैंने ना तो मैथ का जिक्र किया ना रीजनिंग का, मतलब उससे मेरा भी कोई ताना या फिर मेरा भी मतलब उससे कोई ताना बाना नहीं, कोई संबंध नहीं है। तो मैं भी टेक्नोलॉजी या साइंस से उसी तरह उखड़ा हुआ हूँ। लेकिन आपको देखो जब मैं बात करता हूँ ना कि उस प्रोटोकॉल में आपको आना है आयोग के में, तो आप कुछ भी हो आपको आना है। अब आने के लिए क्या, खास करके ऐसे सब्जेक्ट्स में, तो आप सोच के देखो जब एक बच्चा पैदा होता है जो नवजात है, 9 महीने का है, 10 महीने का, साल का, 1.5 साल का, तब तो वो चलना भी नहीं सीख पाता और उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा उसेन बोल्ट भी बन जाता है जो दुनिया का सबसे फास्ट जैसे ना सबसे तेज धावक है। मतलब वो कैसे बना होगा? वो बना होगा, उसको बनना था, उसकी जिद थी और उसने प्रैक्टिस की, उसने कोशिश की, उसने हार नहीं मानी। तो आपको भी वही करना है। साइंस ने कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में बड़ा नहीं है। संस्कृत जैसे सब्जेक्ट को हमारे जो बुद्धिजीवी थे, हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने इतना फ्लुएंट बोला है, इतना फ्लुएंट जिया है संस्कृत जैसे। आज मैं मेरी बताऊं, मन खुद ने मेरी छाती फाड़ जाए शायद 10 साल मेरे को मैं संस्कृत नहीं सीख पाऊं, तो वैसे उन्होंने किया। अब मैं सीधा प्रैक्टिकल बात करूं आपसे, कहाँ से पढ़नी है। टेक्नोलॉजी का भी सेम वही है, फाउंडेशन होते हैं कुछ और कुछ आपको करंट में पढ़ना होता है। फाउंडेशन के लिए आप नो डाउट यूट्यूब पर भी आप जो आपको चाहिए, आप स्पेस टेक बोलोगे 5-6 घंटे के आपको लेक्चर मिलेंगे, वहां से आराम से आप कवर करोगे। नैनो टेक बोलोगे, किसी भी तरीके की एआई, ऑगमेंटेड रियलिटीज वगैरह, उसके अलावा फास्ट टैग, आरएफआईडी, जितने भी आपके सिलेबस में जो भी पॉइंट आप सब बोलोगे आपको फाउंडेशन मिलेगा। फिर करंट वही सेम बात है, कोई भी मैगजीन, कोई भी अच्छा संस्थान, कोई भी अच्छी वीडियो, सरकार के कोई डॉक्यूमेंट्स, इसरो की कोई अच्छी चीजें, डीआरडीओ की और इसरो की वेबसाइट्स, उसके अलावा नासा के कुछ प्रोजेक्ट्स, आपकी जो मेजर अंतरिक्ष एजेंसीज है उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स, एआई में कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, तो बस यही सफिशिएंट है। इनमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छी आपने बात की। दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अपना ये जो पॉडकास्ट है ये बिल्कुल व्यवहारिक है और विकास जी ने बहुत बेहतर तरीके से बिल्कुल धरातल से जुड़ करके इनके आंसर दिए जो रियल में अभ्यर्थियों के लिए आई थिंक काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। अब हम लगभग सारी बातें हो चुकी हैं, अब हम कुछ पर्सनल सवालों पे आते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको मैं दूसरे सवाल का भी जवाब देना चाहूँगा और वो बुक लिस्ट का। ये मेरी पर्सनल जो आईडी है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी मैंने बच्चों के कहने पर ही बनाया, क्योंकि इंस्टाग्राम की भी लिमिटेशंस होती है उस हिसाब से। तो मैं उनको सबको ही ये वीडियो समर्पित करता हूँ और मैं इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे और आप जैसे सभी बच्चों के लिए कि भाई आपके लिए बेनिफिशियल हो, अपने इस पॉडकास्ट में से ये क्लिप आपके लिए अवेलेबल करवाने के लिए मुझे जो है समर्थन दिया है। बुक लिस्ट की बात करते हैं। देखो जिस तरह मुझे जो पसंद है खाने में वो मुझे ही पसंद है, मुझे जो मेरे शौक है वो मेरे ही है। मुझे हो सकता है मीठा पसंद और मुझे तो है भाई, तो मेरे ही है वो, ना कि वो किसी और का। तो बुक लिस्ट पर भी कभी मेरे कहने से जीवन में किसी की बुक लिस्ट पर डिपेंड नहीं होना, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको लगता है कि नहीं होना ही है तो बुक लिस्ट आप हमेशा इस तरीके की फॉलो करो। आपके जितने भी नोट्स हैं, क्योंकि देखो संस्थान में आज के ज़माने में हर कोई व्यक्ति उन्नति पर है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम जितनी भी कोचिंग्स की बात करें सब अपने आप में बेस्ट है, हालांकि उनकी आपको 1 या 2 चीज सबसे बेस्ट मिलेगी। तो क्यों ना 10 कोचिंग है, 10 कोचिंग की 10 बेस्ट चीज है, आप उन 10 बेस्ट चीजों को अपना एक नोट्स बना के उन 10 बेस्ट चीजों को क्यों नहीं लिख सकते। मैंने भी सेम ऐसे ही किया। ऑनलाइन जब कोर्स लिया तब से मैंने अपने नोट्स बनाए, उसके बाद जितनी भी कोचिंग थी सबके नोट्स को मैंने अपने नोट्स एक्स्ट्रा बना के, जैसे हिस्ट्री मान लो, हिस्ट्री में मैंने जितनी भी अच्छी कोचिंग्स हैं, जितने भी अच्छी बुकलेट चल रही हैं, उन सब का कंटेंट, जैसे राजस्थान इंटीग्रेशन का एक टॉपिक आता है, राजस्थान एकीकरण। अब एकीकरण में आपका जो कोर फाउंडेशनल जो भी सब टॉपिक है, नोट्स आप उसको रखिए। उसके बाद में आपको लगता है कि ये इनके नोट्स अच्छे हैं, ये अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर व्याख्याता है, पर्टिकुलर अनुभवी टीचर है हिस्ट्री में, आप उनका एकीकरण का टॉपिक निकालिए। आपको लगता है कि इसमें 2 पॉइंट उन्होंने अच्छे बताए, एक्स्ट्रा बताए, तो अपने नोट्स में लिख लीजिए। इस तरह जितना भी आपका सिलेबस है सारा वैसे बना लो। मैं अपनी जेन्युइन बात बताऊं, मैंने कोई बुक लिस्ट फॉलो नहीं की है, कोई मैंने ऑथेंटिक बुक नहीं पढ़ी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक ऑथेंटिक बुक में, जैसे मैं आप मेंशन करूं, जैसे गोपीनाथ शर्मा है, अपने बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं सर, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी, उनकी बुक है राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास, अच्छी बुक है। उनकी बुक में सबसे बेस्ट टॉपिक मुझे जो लगा वो एकमात्र, मतलब मैं ही नहीं कह रहा कि एकमात्र ही है, बट मुझे जो लगा वो था राजस्थानी लिटरेचर, राजस्थान का साहित्य, बहुत शानदार है। तो अब आप बताइए, इस तरह अगर
अदर जो राइटर्स है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जो हमारे जालना डोंगरी में ही है, सबसे अच्छा काम वो कर रहे हैं। उनकी अगर सांस्कृतिक इतिहास पर 10 बुक्स हैं, 10 राइटर्स हैं, तो क्या आप अफोर्ड कर पाएंगे 10 बुक्स पढ़ना? और उन 10 बुक्स में आपको एक एक सबसे बेस्ट टॉपिक मिलेगा। तो आप क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि आप जाइए अकादमी, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, मैं स्टूडेंट है, वो आपको रेंटल पे बुक्स अवेलेबल कराएंगे, जितना मैं समझता हूँ, या बहुत ही नॉमिनल फीस पे आपको बुक्स देंगे। आप कह सकते हो मैं 30 दिन में लौटा दूंगा सर, और नहीं भी लौटाता तो कोई बात नहीं, आपकी वो बुक्स रहेंगी वहाँ आपके पास। उनके जो 10-10 टॉपिक हैं, उनका जो सबसे बेस्ट टॉपिक है उसको लिखिए अपनी बुक में, इस तरह अपनी बुकलेट्स बनाइए। और गवर्नमेंट की जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, या मतलब यूं कहें वेबसाइट्स, उनको टाइम टाइम विजिट कीजिए। मूंबल उसमें सबसे बेस्ट है करंट अफेयर के लिए। और अपने नोट्स को इतना बिंदास, इतना मजबूत बनाइए। मैं सर इस बार की बताऊं, जिस तरह आप, जब हमने बात की, आप जो पूरा पॉडकास्ट देखेंगे सर के पेज पर आकर, उसमें आपको कुछ एक मेरा 1-2 पॉइंट मिलेगा जहाँ पर आप पाएंगे कि मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगा कि अगर इस बार पहला ही क्वेश्चन पूरे पेज का आ जाए तब हम क्या करें। तब मैंने पढ़ा, आसपास देखा, कोई मेरी तरह सबकी आदत थी, मतलब सबकी हालत सेम थी, कोई ऐसे मतलब वो था नहीं कि ये क्या आ गया। मैं भी उसी तरह था, बट 2 सेकंड बाद मुझे लगा ये ठीक है, सबको आया है, किसी को नहीं है। मतलब मुझे नोट्स पे इतना विश्वास था कि अगर ये प्रश्न मेरे आ गया, मुझे नहीं आ रहा, मतलब किसी को नहीं आ रहा, तो आपको वो कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होगा जब आपके नोट्स सबसे मजबूत होंगे। क्यों? क्योंकि एक धनुर्धर के लिए उसका तीर और उसका कमान सबसे मजबूत होता है, एक मुक्केबाज के लिए उसका जो ग्लव सबसे मजबूत होता है, एक निशानेबाज के लिए उसकी जो शूटिंग, या फिर हम जैसे कहते हैं उनकी जो राइफल है, वो सबसे जरूरी होती है। उसी तरह आपके नोट्स भी सबसे बेस्ट होते हैं। तो बुकलेट के लिए मेरा यही संदेश है, अपनी खुद की बनाइए, जहाँ जहाँ अच्छा लगता है अपने नोट्स को एनरिच कीजिए। उसके अलावा ज़्यादा बुक्स पे या ज़्यादा किसी भी नोट्स के ऊपर प्रभावी नहीं रहना है। और आखिरी में एक कोशिश करनी है, आपकी एक ही बुक होनी चाहिए। हिस्ट्री का मतलब आपका एक नोट्स है, तो इतना मोटा कर लो, इतना रखो, बट हिस्ट्री इज इक्वल टू 1 बुक। बहुत अच्छी आपने बात बताई कि आपको नोट्स इस तरह बनाने कि गागर में सागर बन जाए, खुद के इंडिविजुअल नोट्स होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। विकास, एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा लीक से हटकर है। जैसे मैं काउंसलिंग करता हूँ, तो कई बार जो बच्चे छोटे शहरों से आते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जयपुर में आकर वो कोचिंग करते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं, हॉस्टल ज्वाइन करते हैं, जो भी उनका तरीका है, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, यहाँ की हवाओं में वो कुछ अलग अंदाज पाते हैं, रंगीनियत पाते हैं। और हमारे पास आते हैं, बोले सर जीवन का ये दौर बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ना जरूरी है, या जीवन साथी भी इस दौर में आजकल आप देखते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स का कल्चर चल रहा है हमारे यहाँ। इवन लिविंग रिलेशनशिप भी जयपुर में काफी हद तक फल फूल रहे हैं, इस तरह के रिलेशंस भी। ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि पिछले 4-5 सालों में ये कल्चर थोड़ा सा बढ़ रहा है साथ रहने का। अब कोई व्यक्ति बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है, छोटे शहर से आता है, तो उसके लिए चीज एक चैलेंजिंग है। उसे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ खो नहीं रहा हूँ क्या, और कहीं उसको लगता है कि मैं दृढ़ संकल्पित होकर अपने लक्ष्य पे जाऊँ। ये सवाल बहुत से बच्चे पूछते हैं। तो मैं इस मंच से, चूंकि मैंने महसूस किया है कि आप में जो एक मेच्योरिटी है, जो आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो आप शायद इसका उत्तर बेहतर तरीके से दे पाएं, जो उनके लिए इस उम्र के दौर में मददगार होगा। बिल्कुल, मुझे काफी अच्छा लगा कि इतने संवेदनशील मुद्दे पे आपने मुझे इस लायक समझा। और मैं निसंदेह आपको भी, और जो मुझे देख रहे हैं, जो भी मेरे साथी हैं, मुझसे बड़े हैं, मुझसे छोटे हैं, मैं उनको भी निराश नहीं करूंगा। इसमें देखो, सबसे पहले मैं कुछ बोलूं उसके लिए मैं आपसे पहले कहता हूं, वो आपका इंडिविजुअल चॉइस है, आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। आप मेरे विचार हैं ना, सर के इसमें कोई विचार शामिल है ना, ब्लूम अकेडमी इसमें कोई किसी प्रकार के इसके कोई शब्द नहीं है मेरे। और हालांकि मैं ऐसे कोई शब्द यूज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको इतना पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं आज, क्या 2 क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि जब आपकी अंतरात्मा आपको पूछेगी कि आपके जो माता पिता हैं, आपके जो परिवार हैं, क्या आपको उन्होंने इसलिए इस लायक बनाया? पहला क्वेश्चन ये तो आपको लगता है ठीक है, हर कोई पूछता है, भाई पूछ लेंगे, 2 मिनट सोच लेंगे, फिर कोई मौन व्यक्त। अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको वो झकझोरता नहीं है, तो फिर भाई आप सही चल रहे हो। आप क्या सच में उम्मीद करते हैं कि आप 20 साल बाद में आप अपने बच्चों से ये चीज उम्मीद कर पाएंगे? आप सच में उम्मीद कर पाएंगे कि आपके बच्चे भी आपकी तरह, या फिर आप जो कर रहे हैं वो करते हैं? अगर आप उम्मीद कर पाए तो निसंदेह आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जिनको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं, शायद हमारी अंतरात्मा थोड़ा सा हल्का सा हिली है अपनी जगह से, तो मैं कहना चाहूंगा, देखो जीवन में होता क्या है कि जैसे मैंने पहले भी अभी कुछ पहले बताया कि आपकी उम्र है, वैकेंसी आ रही है, उम्र नहीं आएगी, आप शौक रखिए, लेकिन शौक अच्छे होने चाहिए। आप जो भी हैं, जीवन का अपना एक पड़ाव है। आप, अगर हम वेदों की भी बात करें, तो वेद भी इस चीज को पूरी तरह प्रमाणित करते हैं कि 25 साल तक आप ब्रह्मचारी हो, 25 से 50 आप गृहस्थ हो, उसमें आप निसंदेह अपने संतान उत्पत्ति कीजिए, आप अपना जो पतिव्रत है जो है उसको निभाइए।
आप इसके अलावा अगर इसको गलत यूज कर रहे हैं तो आप वेदों को ही नहीं बल्कि अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इस चीज के प्रति कटु मानसिकता से जो है देखने को मजबूर कर रहे हैं। उसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप एंड ऑल रिसेंट चीजें हैं, मॉडर्नाइजेशन है, आप कोई बात नहीं, मैं ना आपको प्रमोट कर रहा ना आपको मना कर रहा, बस हर कोई चीज इस तरह होनी चाहिए कि आप फिर से 2 साल बाद में जब पीछे मुड़े तो आपको ये ना लगे कि दैट वाज माय बिगेस्ट एवर मिस्टेक। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया कि हम कुछ भी करें भविष्य में अगर जाकर पछतावा न हो, और कभी हम किसी मुकाम पर या चौराहे पर खड़ा होकर पीछे देखें तो हमें कोई गिल्ट फील ना हो। बहुत अच्छा आपने दिया। इतने मेच्योर तो हमारे दर्शक हैं तो आई थिंक समझ जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी सफलता में आपके परिवार की भूमिका होती है, दोस्तों की भूमिका होती है, कहीं कि समाज की भूमिका भी होती है, गुरुजनों की भूमिका होती है। तो आप अपनी सफलता के श्रेय में किन किन को शामिल करना चाहिए? सर सफलता के श्रेय में जब सबसे पहले जब मुझे इस धरती पर जिस जमात ने उतारा उससे लेकर मुझे लगता है लास्ट में जब मेरी चिता को कोई अग्नि देगा उस सबका है। इसके बीच में अगर मैंने कहीं सांस भी लिए, वो जयपुर हो चाहे वो बाहर की कोई छोटा सा जगह भी, उसका भी उसमें श्रेय है। हालांकि ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हैवी है, मैं थोड़ा सा धरातल पे इसको लाता हूँ। और इसमें मैं सर शुरुआत से मेरे माता पिता नहीं संदेह, माता पिता मेरे 6 भाई हैं, मतलब जो मेरे पिताजी हो रहा है, और पूरा हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं आज भी, तो उनका हमेशा से सहयोग रहा है। मेरे बड़े भैया जिन्होंने सबसे पहले मुझे इस वैकेंसी के लिए कहा कि आप आरएस की तैयारी करो, हालांकि आज मैं उनकी हर जगह तारीफ कर रहा हूँ। शुभ नाम क्या है? महेंद्र चौधरी। महेंद्र जी चौधरी। और आप खुद भी जो है मेंस दे रहे हैं, और थोड़ा सा 10-5 नंबर का गैप आ रहा है, कोई बात नहीं है। मैंने उनको यही कहा, मैं सबसे ये कहता हूँ 1010 से जब आदमी 23 पे आ सकता है ना, तो मजा बहुत आया, अच्छा बहुत लगा। तो बस यही मान के चलो, जितना नीचे गिरो ना उतने ही स्प्रिंग की तरह उछलोगे, बस उस दिन का इंतजार करना। उसके अलावा गुरुजन निसंदेह मेरे स्कूल के जो मेरे प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने तब से मुझ पर विश्वास रखा। ग्रेजुएशन में मेरे कई सारे साथी थे। उसके अलावा मेरे ऐसे दोस्त जिन्होंने मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया, और मेरे आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखा कि ठीक है आप कर लोगे, आप कर लोगे। और उससे बड़ा मेरा पूरा गांव, मतलब पूरा, जिसमें कई लोग सोचते हैं, कई लोग कहते हैं कि मेरे को ताने मारे, उस गांव को पता चला ये 1010 की रैंक थी। अच्छा। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा। उन्होंने हर किसी ने कोई बात नहीं, अगली बार कर लीजिए। ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है। मैं किसी को कह रहा हूँ तो ये कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कहा ऐसा हुआ है। और ऐसा आप जब देख पाओगे कि जब मैं बना तो मुझे, मतलब जबरदस्ती तो मैं नहीं कहूंगा, उनका प्यार था कि उन्होंने मुझे एक अच्छे और कीमती वाहन पर बिठाया, मुझे पूरे आसपास के पूरे गांव में मुझे आशीर्वाद में देने गया। सबसे मेरी बहुत प्यारा जन सम्मान रैली उन्होंने निकाली, वो उनका सहयोग था। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी पोस्ट थी जो मैं आगे जाके बनूंगा उसके पीछे हुआ है, नहीं, वो उनका प्रेम था कि उन्होंने उस चीज को दिखाया कि देख हम 5 साल से कह रहे थे ना तू बन जाएगा। तो उसमें वो मेरी तरह हरावल के लिए उन्होंने काम किया। हरावल एक शब्द हम यूज करते हैं, कोई भी जब हम सेना देखते हैं, 2 सेना, उसमें हर सेना का जो आगे का सबसे बड़ा जो फोरमोस्ट होता है, जो सबसे पहले लड़ता है, सबसे पहले अपनी जान देता है, फिर उसके बीच में फिर जो राजा महाराजा सेनापति वगैरह आते हैं, और सबसे लास्ट आता है चंद्रावल। तो उन्होंने मेरे लिए सच में हरावल और चंद्रावल का काम किया कि तू बस सुबह उठने के बाद भी मैं ना चाय पीता, ना मैं कॉफी, ना मैं ऐसे वैसे कोई शौक अपने, मैं पानी और दूध सुबह। तो मुझे दूध पीने से लेकर रात को खाना खाने तक के बीच में कोई टेंशन उन्होंने नहीं आने दी। तो सभी के लिए एक छोटा सा संदेश मैं और जोड़ना चाहूंगा, जो मैंने हमेशा उनको कहा है। मतलब ऐसा होता है ना कि मुझे खुद को लगता था यार आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, मैं कभी कुछ बन नहीं पाया, आपको जो मुझसे उम्मीदें हैं अगर मैं नहीं निभा पाया तो मैं एक ही चीज कहता था, जो हालांकि वो डायलॉग मुझे पता नहीं किसका है, मतलब, लेकिन उसमें था कि वादा रहा जिसने दरिया जितना साथ दिया, वादा रहा जिसने दरिया जितना साथ दिया, अगर उस मुकाम तक पहुंचेंगे तो तुम्हें फिर से तुम्हारा समंदर लौटाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक इस कन्वर्सेशन में बात निकल कर सामने आई है, अक्सर युवा ये कहते हैं कि जब वो सफल नहीं हो पाते हैं, मन माफिक रैंक नहीं आ पाती, तो समाज ताने देता है। आपने कहा कि आपको आपके गांव ने, आपके समाज ने सपोर्ट किया। बिल्कुल सर। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारा पॉडकास्ट बहुत दूर तक जाएगा, भारत के बाहर भी जाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने समाज में अगर कोई प्रतिभा है, आप उसको सपोर्ट करिए। देखिए, हम एक सिस्टम में काम करते हैं, व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र। तो कहीं ना कहीं आप उस प्रतिभा को पुष्पित करते हैं, पल्वित करते हैं, तो परिणाम इस प्रकार का सामने आता है कि अगर आपने कतरा भर भी साथ दिया है तो आपको समंदर वापस लौटाएगी। तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कोई सवाल शायद कोई है तो एक सक्सेस का पूछ लो, मैंने भी पूछा था। अच्छा, कि भाई आपके अनुसार सक्सेस तैयारी करने वालों के संदेश ना। हाँ, ये चलिए विकास जी, हम इस पॉडकास्ट के फाइनल पायदान पर हैं। जो अभ्यर्थी अभी आरएस की तैयारी कर रहा है, उसके लिए आप कोई संदेश देना चाहें?
इसमें आप बिगिनर वाला जोड़ दो, क्योंकि मुझे वो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ 2-5 में उनका शुरुआत जोड़ देता वाला हूँ। ना, शुरू कि करो। बिगिन करता है कोई बच्चा, अच्छा। वो क्या करें अभी, जो सबसे पहला ही है, ठीक है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको देख के वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। या उसको लगता है कि मैं करना चाहता हूँ। ठीक है जी। फाइनल पायदान पर हम हैं, और एक सवाल मेरा ये है कि जिस अभ्यर्थी ने अभी तैयारी शुरू की है, या आप जैसी प्रतिभा को देखकर वो मोटिवेट होता है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उसका रोड मैप होना चाहिए? क्या उसका ब्लूप्रिंट होना चाहिए? क्या उसके मार्ग प्रशस्तीकरण की यात्रा होनी चाहिए? इसमें आप सर का धन्यवाद कि सर ने फिर से जो है मेरे पर्टिकुलर ऐसे कुछ स्टूडेंट जो मुझसे सीधा इस बारे में पूछना चाह रहे हैं, उनके लिए स्पेशल मैंने ये सर ने एडिशन की, भाई आप ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप अपने जो भी हैंडल है जहाँ आप बच्चों से कनेक्ट हो रहे हैं उनको आप ये संदेश दे सकते हैं। तो देखो, इसमें सबसे मेजर चीज़ है कि आप जो बिगिनर हैं जो चाहते हैं हम सबसे पहले तैयारी शुरू करें। अब हम किस तरह शुरू करें, या फिर कि हम आपको देखे हमें लगता है कि हम भी बन सकते हैं, फिर तो उसके लिए मैं 2 चीज़ें कहता हूँ। सबसे पहले आप बनिए, आप अच्छे हैं, आप बन सकते हैं। दूसरा, आप अगर मुझे देख के बन रहे हैं तो आप बताइए मतलब आप में और एक भेड़ चाल में अंतर क्या है। इसका मतलब तो ये हो गया कि मैंने भी किसी को देख के मैं भी बना हूँ शायद, और मान लीजिए मैं किसी को देख के किसी से इन्फ्लुएंस होकर बना हूँ, तो मैं तो बन गया। आप ऐसा नहीं होगा, ईश्वर बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि ऑलमाइटी हर किसी में बसता है, और मैं हर किसी को कहता हूँ ईशावश्यम इदम सर्वम, अर्थात ऑलमाइटी प्रेजेंट्स एट एवरीवेयर इन एवरीवन। तो भगवान का आप में अंश, और भगवान आपको इतना मजबूत करके भेजा है कि आप कुछ भी पालेंगे। तो दूसरा पॉइंट है कि आप उससे या फिर किसी को इन्फ्लुएंस होकर मत होइए। प्लेटो का सीधा सा कंसेप्ट है, वो कहते हैं कि व्यक्ति में गुड वर्च्यूज होती हैं, और उन्होंने 4 कहा है: न्याय, विवेक, साहस और संयम। विवेक अगर आप में आ गया, आपको लगता है आप थोड़े अच्छे हैं, आप इंटेलिजेंट है, इट्स नॉट अबाउट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब कभी भी एकेडमी में हाईएस्ट होना नहीं हो सकता। इंटेलिजेंट का मतलब आप चीजों को अच्छे से पा सकते हैं आसपास की, आपको जो कहेंगे आप वो करेंगे पढ़ाई के लिए। आप बिल्कुल ऐसा होता है ना कि बस मुझे कुछ नहीं करना, आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा, या फिर उस आरपीएस या फिर अपने बोर्ड के उस प्रोटोकॉल में जाने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। अगर आपको लगता है उसके काबिल हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप समाज से अच्छे से जुड़े हैं, और आप सोचते हैं कि मैं आगे चलकर मेरी आंखों के सामने अगर 5 लोग ऐसे निकले हैं जिनको मेरी जरूरत थी, बट मैं शक्तिहीन होने की वजह से उनकी सहायता नहीं कर पाया, तो अगर आप उनकी शक्ति प्राप्त होने पर उनको सहयोग कर पाए तो आप आएंगे। उसके बाद पहला पॉइंट, जो बिगिनर्स हैं, सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी शक्ति पहचानें। सबसे पहले आपको लगता है आप कर पाएंगे तो आप कीजिए। अब सर प्रश्न आता है कि ये लगे कैसे? उसका सीधा सा जवाब ये है, आप मेरे कहने से 1-2 दिन का पॉज लीजिए। आप दिन में 15-15 मिनट निकालिए खुद के लिए, कुछ नहीं करना, बिल्कुल शांति में आंखें बंद करके सो जाओ और ओवर थिंक करो। ओवर थिंक करने से मेरा मतलब कुछ भी सोचो। उस कुछ भी सोचने में 15-15 मिनट के 2 स्लॉट में, मतलब 30 मिनट में आपको लगता है 3 मिनट भी आपने अपने फ्यूचर को सीरियस लेना या सिविल सर्विस के बारे में सोचा है ना, यू आर परफेक्ट टू परफॉर्म। पहला। उसके बाद में उन 2 दिन के बाद हम 3 दिन और लीजिए, 5 दिन में आपको एक प्रोसेस अपनाना है। उन 3 दिनों में आप आसपास देखिए, अपने समाज में आप लोगों को देखिए, आप घर वालों को देखिए, आप उनमें देख के सोचिए कि भाई इनको क्या समस्याएं हैं, इनको मैं किस तरह सुधार सकता हूँ, मेरे कुछ बनने से इनमें क्या फर्क आएगा, और मेरे बनने से मेरे अंदर कुछ क्या फर्क आएगा। तो आपको अच्छे पॉइंट मिले ना, तो आप तैयार हैं। तो अगर तैयार हैं तो शुरू करते हैं हम, फिर कि आपको कैसे काम करना है। तैयार हैं तो जैसे हमने इस पॉडकास्ट, जब आप पूरा पॉडकास्ट देखेंगे ब्लूम एकेडमी और मेरे कोलैबोरेशन में अपने चैनल पे, तब उसमें मैंने पहले ही मेंशन किया है कि आपको कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और आपको क्रिएटिविटी साथ रखनी है। मेंस, प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों साथ चलेंगे। 2 डायमेंशन आपको रखनी है। पहले में तो आपको तीनों को साथ चलाना है, और दूसरे में तीनों को अलग अलग भी चलाना है। साथ चलाने का क्या मतलब है कि आपको आपसे अभी से प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी करनी है। प्री के लिए आप 6-7 घंटे जितना भी निकाल पा रहे फैक्ट पढ़िए। मेंस के लिए आप सुबह उठते ही आधे घंटे आंसर राइटिंग कीजिए, जिसमें आपके 2 नंबर के 3 क्वेश्चन, 5 नंबर के 2 और 10 नंबर का 1 क्वेश्चन आप रोज लिखिए। रोज लिखिए। 12 घंटे से पहले उसके क्वेश्चन जो है आप बुक में उतार लीजिए। 12 घंटे तक आपके दिमाग को प्रोसेस करने दीजिए। चाहे आप सो जाइए, सोने से पहले लिख लो। 12 घंटे में अगर आपका दिमाग किसी प्रश्न को प्रोसेस कर रहा है, मतलब 12 घंटे एक प्रश्न पे आपका दिमाग जा रहा है, आप सोच के देखो 6 महीने बाद में आप क्या लिखने लगोगे। पहला काम ये करना है। मेंस हो गया साथ में। फिर इंटरव्यू के लिए आपको बोलो, समाज में बैठो, बढ़िया अच्छी जो चीजें लगती करो। चाय पीना पसंद है, पियो दबा के। दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, घूमो बढ़िया। आपको खुद को घूमना पसंद है, घूमो। अच्छे जो भी शौक है, मूवी देखनी है वीकली देखो। मैं वीक में एक बार हमेशा ऑफ रखता था। बुधवार के दिन मैं सच में फ्री रहता था, एक टेस्ट देता था, बाकी पूरे दिन मैं चिल करता था। तो बढ़िया अच्छे से रहिए, कोई गलत शौक मत पालिए। हो गया इंटरव्यू साथ में। इंटरव्यू के लिए क्या करना है, मतलब अच्छे से रहना है, अभी से लोगों से बोलते रहना है, क्रिएटिव होना है। ये हो गया साथ रखने का। अब उनको अलग कैसे रखना है। प्री के लिए आप अभी से मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और आपका इकोनॉमी सर्विस साथ रखिए। करंट अफेयर, इकोनॉमी सर्विस में समस्या ये है कि आपको रिसेंटली पूछे जाते हैं,
कि भाई लेटेस्ट जब वैकेंसी आएगी तब क्या आपको 3-4 महीने पहले से तैयारी करनी है, उनको आप फिर भी रोक दो। लेकिन मैथ और रीजनिंग एनी हाउ किसी कंडीशन में स्किप नहीं करनी। इस बार की वैकेंसी में जब 70 कट ऑफ है, मेरे लगभग 75 मार्क्स ही बैठ रहे हैं। अच्छा। मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है। अच्छा। मैं कट ऑफ से हमेशा 15 नंबर एक्स्ट्रा था, बट इस बार नहीं रह पाया, क्योंकि वही बात है जैसे सर ने पहले कहा कि जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जहाँ तक कि जिनकी रैंक आ गई उनके लिए भी प्री टफ होता जा रहा है। तो इस टफनेस में मुझे लगता है जिसने मेरा साथ दिया वो एकमात्र मैथ थी, जिसको मैं सबसे ज्यादा अपने से दूर मानता था। तो मैथ को नहीं छोड़ना, रोज एक्सरसाइज करनी है, रीजनिंग को नहीं छोड़ना। ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको पूरे नंबर दिला देंगे। मेंस के लिए क्या करना है, अभी से मेंस की जो सब्जेक्ट है, मेंस के लिए क्या करना है, मेंस के अभी से जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, चारों पेपर है, उनके एक एक पेपर को साथ रखो। हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री का सुबह या फिर पूरे वीक में एक हिस्ट्री का पूरा कंसेप्ट पढ़ने के बाद उसके आंसर राइटिंग करो। मेरा तैयारी सर इस तरह रहती थी कि मैंने 10-12 घंटे जितने भी दिन में लिए, उसमें मैं 1 घंटे के लिए एक सब्जेक्ट पढ़ता था, क्योंकि बार बार 15 दिन तक 20 दिन तक एक सब्जेक्ट पढ़ने से बहुत ज्यादा बोरियत होती है। आखिरी में दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता, वो रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, रोज 1-2 घंटा आपको जो मोड अच्छा लगता हो वो कीजिए। उसके अलावा बिगिनर्स का यही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, समय लगेगा। समय लगेगा, मुझे खुद को लगा है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ना लगे। आपकी पहली भर्ती हो और वो आखिरी भर्ती भी हो आपकी, मगर फिर भी तैयार रखना है अपने आप को। और दूसरा, अपने आप को इस चीज के लिए भी तैयार रखना है कि अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए आपका जो बिगिनर्स है उनके लिए मेरे पास यही है मेरे पास। तो उसके अलावा जो भी और टॉपर्स हैं, अच्छे लोग हैं, आप उनसे भी बिल्कुल आप उनकी भी बात मानिए, उनका भी जो है। बट अल्टीमेटली एक बात ध्यान रखना, जैसे एकलव्य जो है दुनिया में एक ही बार बना है, उसी तरह आपका एक गुरु भी एक ही होना चाहिए। दूसरा, ना एकलव्य कभी आया है, ना आपके लिए कोई गुरु दूसरा होना चाहिए। आप जिसको भी अच्छा लगता है, आप जो भी आपका मार्गदर्शक है, वो उसी को रखिए। आजकल क्या समस्या सर, सबसे बड़ी समस्या ये होने लग रही है कि लोग अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है, सोशल मीडिया से सबको हम जानने लगे और सब व्यक्ति अपने आप में बहुत अच्छे हैं। हम उस बहुत अच्छेपन में समस्या ये कर देते हैं कि हम 10 लोगों को अपना सब कुछ मानते हैं, तो 10 लोगों को आप फॉलो भी तो नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर आप 10 लोगों की अच्छाइयों को रख लो ना साथ में। एक हो सकता है बहुत अच्छा बोलता हो, एक हो सकता है अच्छा मोटिवेट करता हो, एक हो सकता है आपको अच्छा गाइड करता हो, एक हो सकता है आपको अच्छी डाइट बता दे, एक आपको अच्छा रूटीन बता दे, एक आपको अच्छा बुकलेट बता दे, एक आपको आंसर राइटिंग बता दे। सबकी एक एक चीजें आप रखो और बढ़िया चिल रहना है, बढ़िया अच्छे से खुश रहो। मेन चीज वो है, जब लौट के देखो ऐसा ना लगे कि 2-5 साल खराब कर दी और ही मैं और कुछ कर लेता, तो मत करो। आराम, जब तक दिमाग आपको कह रहा है कि थोड़ा पढ़ लो तब तक पढ़ लो। और यही है। और एक महत्वपूर्ण चीज है, ईशावास्यम इदं सर्वम। आप चाहोगे, आपको अगर सच में आप अपने आप की आपने काबिलियत जान के इस चीज में आप कदम बढ़ाए हैं ना, आप लगोगे। मैं एनसीसी में था, मैं बेस्ट कैडेट रहा हूँ, ओएसडी मैंने किया है, ओवरसीज डेप्लॉयमेंट कैंप, जिसमें मैं 5 अफ्रीकन कंट्रीज गया हूँ। हालांकि लास्ट में ट्रेजेडी हुई, जब मैं जा नहीं पाया, मुझे वापस, हम 5 कैडेट थे, उनको भेज दिया गया डिपार्टमेंटल इश्यूज से। तब जब घर आया, तभी भैया ने मुझे कहा कि अब ऐसे अपने आप को इतना तैयार करके खुद गवर्नमेंट आपको एम्बेसडर बना के किसी कंट्री में भेजे। तो ऐसी ट्रेजेडी अगर आपके जीवन में हुई है तो आप ये मान के चलना आप बहुत सही जगह पर। और इसके बाद में मैं यही सारी चीजें इंक्लूड करूंगा। आप में ईश्वर का अंश है, आपको ईश्वर ने सारी शक्तियां दी, आप करोगे, आप कर लोगे। इसी मेहनत से चलने देना और अपने माता पिता, समाज और जो भी चाहने वाले हैं उनको कभी किसी भी तरीके से परेशान नहीं करना। हमेशा उनके सामने हाथ ही जोड़ के रहो, खुश रहो। ये मेरा संदेश आप सभी के लिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने संदेश दिया है। निश्चित तौर पर युवाओं के लिए ये पॉडकास्ट उपयोगी होगा और मैं विकास जी को धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने अपने अमूल्य समय में से हमें समय दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज की जो प्रक्रिया ये बहुत आगे तक समाज के लिए हितकारी साबित होगी। और हमारे देश की जो सबसे बड़ी ताकत है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का सबसे बड़ा लाभ हमारे पास युवा शक्ति है। युवा शक्ति में ये संवाद एक प्रकाश का काम करेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को सुखद भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।